पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। बस स्टार्ट करवा दिया। कौन सा स्टार्ट करवाया? बिजोलिया कितने चरण बताए? अच्छा कब से कब तक चला? कितने साल चला? किस साल? सातवां का सातवां। विश्व का सबसे लंबा आंदोलन? केवल किसान आंदोलन। सबसे लंबा किसान आंदोलन बिजोलिया। बिजोलिया कौन सी रियासत में? जिला कौन सा वर्तमान में? जाति कौन सी किसानों की? चौरी का क्या है? समझ में नहीं आया मेरे। अभी भी समझ में नहीं आया। मैं बताता हूँ तो तुम्हारी समझ में आ जाता, तुम बताते तो क्यों नहीं आता? चौरी कर कितने रुपए? न्योत कर क्या है? अगर किसी महिला द्वारा दूसरी शादी की जाएगी तो न्यात भरण खड़ी फसल में, तन भर में, कुत्ता नहीं, खड़ी फसल में, पट्टी में, अतिरिक्त कर वसूलेंगे तो लाख, अतिरिक्त का नियम, बिना पैसों के काम, बेकार को क्या कहते हैं? भाग। क्या कहते हैं? नगद पैसा लिया जाएगा तो हिरण्य। और सामंत जो राजा को देते हैं वो कितना भाग? 1/6 भाग। अच्छा उत्तराधिकारी कर, राजवंशी कर, तलवार बधाई कर, एकमात्र कौन सी रियासत में नहीं वसूला जाता? कौन सी में? मारवाड़ में क्या कहते हैं उसे? जयपुर में, उदयपुर में। और तुम्हें क्या कहते हैं? पढ़ने वाले। अब चले आगे। बिजोलिया में कौन सा चरण पढ़ा दिया? पहला नहीं, पहला कौन सा पढ़ा दिया? पहला कब से कब तक है? समझ में नहीं आया। 1915 से 1897। 1897 से 1900 कितने नेतृत्व करता थे पहले? कौन कौन से हो गए? सब नेतृत्व करता हो गए। 1903 में ठिकानेदार पहले चरण में कौन था पहले? उसने कौन सा कर लगाया? चौरी कर। 1906 में कौन सा कर लगाया? तलवार बधाई कर, उत्तराधिकारी कर, राजू से कर, किस ठिकानेदार ने लगाया? पृथ्वी सिंह ने। ऐसी रियासत जाए करने वसूला गया। रियासत कौन सी? अच्छा तो साधु सीताराम दास जी कहाँ गए थे? कौन सी सभा मीटिंग? विद्या प्रचार सभा किसने बनाई थी? पंचायत कहाँ चल रही थी? भाग लेने कौन गए? मुलाकात किससे हुई? इन्विटेशन किसे दिया गया? कहाँ ये? क्यों? किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं? कितने प्रकार के? कितने? और कौन सी लागत थी? और बस यही था सर, खत्म। अब चरण कौन सा चलेगा? दूसरा। मैंने एक और चीज बताई थी कि पृथ्वी सिंह के बाद उनका बेटा बना था केसर सिंह। अल्पायु। अल्पायु से क्या समझते हो आप? कम आयु, इसलिए नया मंत्री किसे बनाया? अब चरण कौन सा पढ़ेंगे? सेकंड या दूसरा? ठीक है चलो। सेकंड चरण का कार्यकाल मैंने आपको लिखवा रखा है। कॉपी खोलो एक बार। कुछ तो बातें सोल्व में मजा आता है, पढ़ने में अलग मजा आता है। सेकंड चरण शॉर्टकट फॉर्मेट में बना चुके हैं। मैंने आपको दो व्यक्ति बताया। मुझे बताओ बिजोलिया किसान आंदोलन स्टार्ट कब कहां से हुआ था? गिरदारी पर गांव गंगाराम ठाकर। उसके क्या था? इकट्ठे हुए कितने किसान किए? कौन कौन से? क्या लेकर जाएंगे? किसके पास? फतेह सिंह कौन था? अच्छा शिकायत लेकर गए थे क्या? कार्रवाई हुई थी क्या? क्या भेजा था? जांच आई रिपोर्ट किसके पक्ष में थी? कार्रवाई की क्या? किसने नहीं की? इसलिए बिजोलिया से दोनों को क्या कर दिया? किनको? नानजी ठाकरे पटेल का संबंध कौन से आंदोलन से बताओगे? अब चलें। अब सेकंड चरण आएगा। अच्छा कौन आएंगे सेकंड चरण में? कौन आएंगे? कौन लेने गया था? तेविश। अब तो लगा मुझे थोड़े से तो होशियार है भाई। इसका 30 करवा दिया। एक जने नहीं करा, बाकी का तो 22 साल चलने दो, देख लेंगे अपने हिसाब से। देखो अब चलते आगे। साधु सीताराम दास जी के किसको इन्विटेशन दिया? बिजोलिया को, विजय सिंह को। तो बिजोलिया आएगा, विजय सिंह आएंगे। ठीक है। अब यहाँ नेतृत्व करता चेंज कर देंगे। और नेतृत्व करता चेंज होता है तो भाई यहाँ ये चेंजमेंट आएगा कि सेकंड चरण का नेतृत्व करता। अच्छा ये तो बताओ पहला चरण सफल हुआ था? सफल सफल हो जाता है तो सेकंड चरण आता है? नहीं आता। इसका मतलब नेतृत्व करता है विजय सिंह पथिक। और आपको पता है हमारे पास टाइम कम है, और तो काम की क्या चीज है? टाइम है मसाला। इसलिए अपने को टाइम खराब नहीं करना है। विजय सिंह पथिक है। विजय सिंह पथिक का पहले परिचय मेरे साथ आप सारे लोग लिखते चलेंगे। परिचय परिचय में कहां जन्म हुआ, क्या कहते थे, उसके बाद अपन बिजोलिया आंदोलन को सुनेंगे। ठीक है। बाकी अपन इतनी बातें कर चुके कि चित्तौड़गढ़ से बुलाया गया था, बिजोलिया आए थे। ये व्यक्ति राजस्थान का नहीं था। राजस्थान का नहीं था तो कहां से आया, क्यों आया? मेरे साथ बनाते चलोगे। जन्म करवाना पड़ेगा, डाउनलोडिंग। गुटावली गांव, गुटावली गांव बुलंदशहर यूपी। अच्छा यूपी कौन से देश में पड़ता है? उत्तर प्रदेश हो गया। यूपी की राजधानी लखनऊ। क्या बोला था? दिल्ली बराबर सो है ना। चलो अब देखेंगे आगे। इनका वास्तविक नाम, इनका जो वास्तविक नाम था भूप सिंह। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि विजय सिंह पथिक का रियल नाम क्या था? भूप सिंह। अब यहाँ एक इंसिडेंट बनता है, वो क्या है वो इंसिडेंट देखिए सारे लोग एक बार। मैंने आपको बताया सेकंड चरण का नेतृत्व करता विजय सिंह पथिक हो गया। पथिक का जन्म हुआ था गुटावली गांव बुलंदशहर यूपी। वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह। अब यहाँ क्या हुआ? ये जो व्यक्ति है भाई भूप सिंह, ये प्रभावित है नहीं। ये जो व्यक्ति था क्रांतिकारी भावना रखते थे, और क्रांतिकारी भावना रखते थे तो एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ। अब वहां से वो क्रांतिकारी भावना को आगे कैसे बढ़ाएं, अपने उद्देश्य को पूरा कैसे करें? तो उन्होंने कुछ लोगों का नाम सुन रखा था, जैसे रास बिहारी बोस हो गया। इन्होंने नाम सुन रखा था रास बिहारी बोस का। रास बिहारी बोस के साथ इन्होंने नाम सुन रखा था राजस्थान में अर्जुन लाल शेट्टी का। अब प्रक्रिया क्या बनती है वो देखिए आप सारे लोग। विजय सिंह पथिक अंग्रेजों के बिल्कुल खिलाफत में और क्रांति में अपना योगदान देना चाहते थे। इसलिए इनको पता चला कि भाई मुझे क्रांतिकारी भावना रखता हूं, तो मुझे क्रांतिकारी के साथ कैसे मिला जाए। तो ये इनसे प्रभावित है रास बिहारी बोस जी से। और ये यूपी से आगे राजस्थान, और राजस्थान में इनको पता था, रास बिहारी बोस ने बताया कि आपको अगर क्रांतिकारी बनना है, यानी ऐसे ऐसे लड़के जो राष्ट्रपति हैं जिन्हें अपन कह सकते हैं क्रांतिकारी बनना है, तो यहाँ एक स्कूल है। तो अर्जुन लाल शेट्टी जयपुर के थे, और अर्जुन लाल शेट्टी ने जयपुर में 1907 में विद्यालय बनाया था, वर्तमान विद्यालय। और जो वर्तमान विद्यालय जयपुर में, इसमें एक ही टारगेट था, इसमें क्रांतिकारी को ट्रेनिंग दी जाती थी। यानी जो लड़के इंटरेस्टेड हैं क्रांतिकारी बनने में, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। और जितने भी लोग निकलते देश में से वो क्रांतिकारी बनकर निकलते थे, उनको पूरी ट्रेनिंग देकर भेजा जाता था। अब सबसे बड़ी बात है कि प्रभावित तो किससे थे? रास बिहारी बोस से, लेकिन कॉन्टैक्ट किससे किया? अर्जुन लाल शेट्टी से। कहां गए? जयपुर। और जयपुर में कौन से विद्यालय में एडमिशन लिया? ये कब बनाया गया? किसने बनाया? कहां बनाया? ये वर्तमान विद्यालय क्या काम आता था? क्रांतिकारी को ट्रेनिंग देना। इसमें उन्होंने एडमिशन लिया। इस वर्तमान विद्यालय में पढ़ने वाले लोगों की मैं बात करूं जो फेमस है, जो मैं पढ़ने राजस्थान में, एक विजय सिंह पथिक, एक प्रताप सिंह बारेट और एक जोरावर सिंह बारेट। ये तीनों क्रांतिकारी यहीं से ट्रेनिंग लेकर क्रांतिकारी बने, जिनमें इसको तो दी जाती है फांसी। इनको कभी पकड़ नहीं पाए तो एक गुमनामी में मारे गए। और एक शेष व्यक्ति बचता पथिक 1954 में, यानी अजमेर में मरे थे। इसका मतलब मैं आपसे कहूं पथिक जी ने कहां ट्रेनिंग ली थी? जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई तो भेजा गया था राजस्थान में। तो गोपाल सिंह खरवा थे, और गोपाल सिंह खरवा सशस्त्र क्रांति की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। तो गोपाल सिंह खरवा के सहयोग के लिए राजस्थान में नियुक्त किया गया था सशस्त्र क्रांति के लिए। और सशस्त्र क्रांति के लिए जब राजस्थान आए तो इन पे कैसे छापा पड़ गया, छापा पड़ने पर दोनों कैद कर लिए। और विजय सिंह पथिक को राजस्थान में जेल में कैद किया गया था, टोडरगढ़ जेल। टोडरगढ़ जेल कहां है? अजमेर में। लेकिन इनको ट्रेनिंग ऐसी दी जाती थी, आपका ना कोई जेल कैद कर पाए, ना कोई मौसम कैद कर पाए, क्रांतिकारी हैं, आपको भागने में टाइम लगना चाहिए। और टोडरगढ़ जेल से भागे थे और भाग कर पहुंचे थे। टोडरगढ़ किससे मिले? कल मिले थे, और उन्होंने कहानी का इन्विटेशन दे दिया है। तो बिजोलिया गए। अब यहाँ से अपने को पढ़ना क्या है कि जो अपने विजय सिंह पथिक राजस्थान के थे या नहीं थे? तो राजस्थान के तो नहीं थे। मुल्तान का जन्म कौन से गांव में, कौन सी जगह पे? वास्तविक नाम, प्रभावित किससे हैं, पास किसके आए, कहां है भाई? 1907 में क्या बना, क्या बनाया गया, किसने बनाया? उनमें से 4 किसने की? पथिक जी को 1915 में कौन सी क्रांति के लिए भेजा गया? किनकी मदद के लिए? कैद करके कायम रख लिया गया। और जेल से क्या हुआ?
जेल से भागे और अपना नाम चेंज कर लिया और भूप सिंह से अपना नाम क्या कर लिया, विजय सिंह पथिक। अब सरकार इनकी खोज में तो थी लेकिन पकड़ नहीं पाए, यानी पकड़ नहीं पाए। तो ये लोगों ने यानी विजय सिंह पथिक ने भूप सिंह से अपना नाम विजय सिंह पथिक करके अपने अंडरग्राउंड आंदोलन का नेतृत्व किया। तो अब मैं सीधे सीधे आपसे ये कहूंगा इस प्रक्रिया को अगर आगे बढ़ते हैं तो मुझे एक बात बताओ, इन्होंने शिक्षा ग्रहण कौन से विद्यालय में किया? तो मैं आपसे कह सकता हूं शिक्षा ग्रहण की, अब मेरे साथ बताओ, शिक्षा ग्रहण की वर्तमान विद्यालय, कहां है वर्तमान विद्यालय? वेरी गुड, वर्तमान विद्यालय जयपुर, वर्तमान विद्यालय जयपुर। मैं आपसे कहूं इसका निर्माण करता कौन था वर्तमान विद्यालय का? अर्जुन लाल शेट्टी। तो चीजें नहीं छूटनी चाहिए एक भी, अर्जुन लाल शेट्टी। और मैं आपसे कहूं इस स्कूल का उद्देश्य क्या था भाई? क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देना, इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना। इसका मतलब विजय सिंह पथिक किस स्कूल से मोटिवेट हुए? वर्तमान विद्यालय से। अब यहाँ अपन बात करें इसको लेकर तो विजय सिंह पथिक को कैद करके यानी कौन सी क्रांति के लिए राजस्थान भेजा गया था? सशस्त्र क्रांति। सशस्त्र क्रांति में बात करूं तो रास बिहारी बोस इनकी प्लानिंग थी खूब सारी और ये बताते हैं ये सशस्त्र क्रांति के दौरान राजस्थान भेजे गए, इनको सशस्त्र क्रांति के लिए नियुक्त किया गया। और अगर हम बात करें इनको लेकर तो दूसरा स्टेटमेंट बनता है इन्हें कौन सी जेल में कैद किया गया था? टोडगढ़ जेल। टोडगढ़ जेल कहां है? अजमेर में। इन्हें कैद किया टोडगढ़ जेल अजमेर, टोडगढ़ जेल अजमेर में किया गया था कैद, टोडगढ़ जेल अजमेर, इनको इसमें कैद किया गया। ये यहां से भागे थे, ये भी कंफर्म है, यहां से भागे, यहां से भागे। इसके अलावा इन्होंने ग्रंथ की किताब लिखी है, इन्होंने किताब लिखी व्हाट आर द इंडियन स्टेट, व्हाट आर द इंडियन स्टेट, ये इनकी किताब का नाम है। ये भी ध्यान रखोगे किनके द्वारा लिखी गई किताब है व्हाट आर द इंडियन स्टेट। इनकी मृत्यु कहां हुई थी? अजमेर में। मृत्यु कहां हुई थी? अजमेर में। अब ये विजय सिंह पथिक से रिलेटेड सारे सारे पॉइंट आ जाते हैं, इनमें फिक्स चीजें जन्म कहां हुआ, मृत्यु कहां हुई, जितने इसमें इनके संबंधित पॉइंट बनते हुए आ जाते हैं। इसका आंदोलन के दौरान की जो क्रियाविधि थी वो आंदोलन के बीच में पड़ेगा। तो ये प्रारंभिक स्थिति है, इतना आपको पता है कि आंदोलन से विजय सिंह पथिक जुड़े कब थे? जुड़े कब थे? 1916 में। लेकिन आपको सेकंड चरण तो 1915 में स्टार्ट हो गया, तो इसलिए पथिक जी का कार्यकाल 15 से मानना चाहिए। लेकिन आपको ये चीज अलग से याद करना जुड़ना कब पड़ा जाता है? 1916 में। इन्विटेशन 1915 में दिया लेकिन पूरी तरह से आंदोलन से जुड़े थे 1916 में, ये चीज अलग से बनती है। तो हम बात करें पथिक जी आंदोलन से जुड़े 1916 में, पथिक जी आंदोलन से 1916 में जुड़े, ये अपनी प्रक्रिया बनती है। पथिक जी आंदोलन से कब जुड़े? 1916 में। अब यहां से क्या अपना सीधा आंदोलन में अपन चलेंगे और कुछ नहीं पढ़ना, इसमें बस एक पॉइंट जोड़ना है, मृत्यु अजमेर में। अजमेर छोटा लेंगे तो चल जाएगा, आप बड़ा कर लेना अपने हिसाब से, आपकी आपने कॉपी आपकी है, मृत्यु अजमेर में। ऐसे होता है राजस्थान में, बाद में पहले जन्म कहीं होता था मृत्यु कहीं होती थी। आज जहां जन्म होता है मृत्यु होती है 95%, 95%। पहले भरोसा ही नहीं था कौन कब लग जाए, क्योंकि लड़ाई एक ऐसी सत्ता से थी जिससे हम जीतने की संभावना कम और हारने की संभावना ज्यादा थी। तो मरने का तो भय त्याग कर चलते थे, कब कहां गोली चल जाए, कब कहां मृत्यु हो जाए। इसलिए देखो एक व्यक्ति काका है यूपी का और कर्मस्थली कहां है? राजस्थान। एक व्यक्ति रहेगा वो यूपी का, कर्मस्थली उसकी भी अजमेर राजस्थान। तो बहुत सारे लोग जो राजस्थान से प्रेरित थे वो अपने गृह राज्य छोड़कर राजस्थान में उन्होंने कर्मस्थली बनाई अपनी। अब से बात जबकि राजस्थान में क्रांतिकारी कमी नहीं थी, खूब सारे थे, खूब सारे थे, लेकिन फिर भी लोग कर्मस्थली बनाते थे क्योंकि हमारे लोगों में लड़ने की क्षमता थी। हम प्राचीन काल से स्वतंत्रता के लिए लड़ते आए थे, राजपूत काल से, रियासत काल से। तो उन्हें पता था मोटिवेट करना बड़ी बात नहीं है, ये जल्दी मोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन और सारी जगह मोटिवेट करने में टाइम लगता था, हम जल्दी मोटिवेट हो जाते थे। और अगर हम बात करें इस सेकंड चरण की तो पूरी तरह से दायित्व किसके ऊपर है भाई? तो पूरी तरह से जिम्मेदारी किसकी मानी जाएगी? विजय सिंह पथिक की। अब पथिक जी अपने अकॉर्डिंग उन्होंने कहा देखो अगर आपको मेरे अकॉर्डिंग मुझे नेतृत्व देना है तो सारे काम मेरे अकॉर्डिंग होंगे, जैसे मैं कहूंगा ऐसे ही चीजों को आपको चलाना है। तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी इनको सौंपी, तो उनको पूरा का पूरा कार्यभार सौंपा अपने हिसाब से कीजिए जो भी गाइडेंस करनी है। तो इन्होंने सबसे पहले अपने अकॉर्डिंग चीजों में फेरबदल किया, सारे किसानों को इकट्ठा किया, किसानों से कहा देखो मैं दिन रात अगर तुम्हारे लिए लड़ूं तो मैं कभी तुम्हें सफलता नहीं दिला सकता, जिसकी लड़ाई होती है वो लड़ेगा तो ही सफलता मिलेगी। मुझे केवल इतना बताओ क्या तुम भीड़ में या जनसंख्या में खूब सारे लोग इकट्ठे हो सकते हो मेरे नेतृत्व में? तो किसानों ने काम इकट्ठे हो सकते हैं कि कम भीड़ से काम नहीं चलेगा, मुझे पूरे बिचौलिया के किसान एक छत्र के नीचे एक साथ चाहिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं अगर मेरे गाइडेंस से चलते हो, मेरे अकॉर्डिंग अगर चलते हो तो मैं बहुत जल्दी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग काम होगा। तो मेरे नेतृत्व में सारे किसान इकट्ठे हो। उन्होंने कहा कि सारे तो नहीं हो सकते तो उनको मोटिवेट करो, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं आंदोलन क्यों हो रहा है तो आप इकट्ठे क्यों होंगे, आप सपोर्ट क्यों करेंगे? तो पहले आप गांव जाइए, पहले किसानों को बताइए, जागरूक कीजिए आंदोलन क्यों चल रहा है, हम लड़ किसके लिए ले रहे हैं? तुम्हारे लिए। भूप सिंह किसके लिए लड़ रहा है? तुम्हारे लिए। वो तो यूपी का है, वो क्यों लड़ेगा यहाँ के? वो आवाज तुम्हारे लिए उठाई जा रही है, जो भी लड़ाई है तुम्हारे लिए। अगर तुम ही साथ नहीं देंगे तो आंदोलन कैसे सफल होगा? इसलिए गांव जाकर लोगों को जागरूक करो। जैसे आंदोलन चला था एमएसपी का, आधे किसानों को पता ही नहीं था चल क्यों रहा है, वो तो बस भीड़ बनाने आए थे कि चलो आंदोलन हो रहा है, किसानों को पता किसी को था ही नहीं। तो आंदोलन होता है भीड़ बनाने वाले खूब आते हैं, तो इसलिए पहले जागरूक कीजिए लोगों को, और जागरूक होंगे तो उन्हें अपने लिए लड़ने की एक क्षमता विकसित होगी, अलग से मोटिवेट होंगे अपने लिए, तब लड़ेंगे लोग पूरा मंत्र लगाकर। इसलिए पहले घर जाकर मोटिवेट कीजिए। तो विजय सिंह पथिक जी से किसान बोलते कैसे करेंगे घर जाकर मोटिवेट, मैं उसके लिए आपको जरिया दूंगा। इसलिए विजय सिंह पथिक जी ने कुछ चीजों का गठन किया जिनको जिम्मेदारी दी गांव जाकर लोगों को जागरूक करने, किसानों में मोटिवेशन बढ़ने के लिए। तो इसके लिए हम बात करें आगे तो बताया जाता है पथिक जी द्वारा क्या किया गया। देखो विजय सिंह पथिक आंदोलन के दौरान गठित संस्थाएं, आंदोलन के दौरान गठित संस्था, अभी कुछ संस्थाएं गठित की गई। अभी आंदोलन के दौरान पथिक जी द्वारा जुड़ती रही, आंदोलन में संस्थाएं गठित कर दी, आंदोलन से पथिक जी जुड़े, लेकिन उससे पहले विद्या प्रचार सभा की संस्था ब्रांच खोल दी बिजोलिया में। कहां खोली थी? तो ब्रांच खोलेंगे आपसे कई किताबें कहेंगी साधु सीताराम दास द्वारा खोली गई थी, लेकिन साधु सीताराम दास सहयोगी था। अगर साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक दोनों ऑप्शन में तो पहला आंसर विजय सिंह पथिक जाएगा। लेकिन वो संस्था ब्रांच खोली गई थी 1915 में। फिर मैं आपसे पथिक जी तो 1916 में जुड़े थे, लेकिन उनके गाइडेंस में मीटिंग तो 1915 में हुई थी, साधु सीताराम दास होगी तो ब्रांच खोल दी गई थी, लेकिन उनके संस्था में विजय सिंह पथिक, लेकिन साथ में कौन थे? साधु सीताराम दास। अगर संस्थाएं काम करेंगी, कुछ लोग ग्रुप में मिलकर काम करेंगे तो लोगों को जागरूक करना कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो यहाँ गठित तो संस्था थी, उन संस्थाओं की बात करें तो पहले संस्था बनाएंगे 1915 में विद्या प्रचारणी सभा की शाखा, विद्या प्रचारणी सभा, विद्या प्रचारणी सभा की शाखा, ये पहली संस्था खोली गई, एक ब्रांच। अब ये कह सकते हैं ब्रांच खोली गई इसकी क्योंकि किसी के तहत इनकी आवाज उठाई जा रही थी। अब इसमें आपके दो पॉइंट बनेंगे, संस्थापक कौन था? साधु सीताराम दास का भी योगदान है और विजय सिंह पथिक का भी। तो संस्थापक में तो प्रॉपर रूप से विजय सिंह पथिक पढ़ेंगे, विजय सिंह पथिक और साधु सीताराम दास, पथिक और साधु सीताराम दास, सीताराम दास। ये जो संस्था थी ये काम करती थी भारतीय नागरिकों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए। तो ब्रांच खोली गई, कहां खोली? बिजोलिया में। कहां खोली भाई? तो बिजोलिया में आंदोलन करेंगे तो स्थान बिजोलिया, बिजोलिया में खोली गई है ब्रांच। ये क्या करेगी? ये लोगों में जागरूकता फैलाएगी, लेकिन एक संस्था से क्या काम चलेगा? बिजोलिया इतना बड़ा है, बिजोलिया को एक साथ इतने कम टाइम में कैसे हम मैनेज करेंगे? तो उन्होंने एक और संस्था बनाई 1916 में, 1916 में किसान पंचायत बोर्ड, किसान पंचायत बोर्ड,
किसान पंचायत बोर्ड की क्वेश्चन आता है किसान पंचायत बोर्ड है ये 1916 में बनाई गई तो इसका संस्थापक कौन था? विजय सिंह पथिक। जितने भी क्रियाकलाप होंगे वो कौन करेगा? विजय सिंह पथिक। कहीं खोपड़ी पूछ जाएगा किसने बोर्ड दी? विजय सिंह पथिक ने। तो विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक पथिक जी ने इसकी जिम्मेदारी दी। किसान पंचायत बोर्ड का क्या काम है? आप प्रत्येक गांव में जाओगे, बिजोलिया में जितने गांव है गांव गांव जाकर सभा करेंगे, पंचायत करेंगे, किसानों को इकट्ठा करेंगे और मिलकर किसानों को मोटिवेट करेंगे आंदोलन के लिए। तो इसका काम है गांव गांव जाकर मोटिवेशन करना यानी मोटिवेशन फैलाना। तो मैं आपसे कहूंगा इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? पीछे नहीं है बेचारा, तो सीधा बैठ जाओगे आराम से। आप मतलब पीछे तो बैठाएगा नहीं, तो और नहीं बैठना क्या? सेम सेम कोई दिक्कत नहीं, कोने में देखो अध्यक्ष सेम सेम कोने में समस्या नहीं आती। साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास, ऐसे कितने लोग हैं जो जल्दी में आए बिना ध्यान रूम में घुस गए। एक फिर देख के फिर टेंशन में आ गए, 2 मिनट में खड़े टेंशन में क्या हो गया, कहां गए, फिर तुरंत लौट के आए तुरंत या पूछ के कि जाएं तो क्या है? उन्होंने बोला हमें नहीं पता क्या हो रहा है, उनको नहीं पता क्या हो रहा है, ये तो कोचिंग वालों को पता रहता है क्या हो रहा है। देखो कितनी संस्था बन गई, मैंने कल बताया था बाइकिंग कर 1911 में बन गई थी, या ब्रांच लेके शाखा लेके, इसलिए शाखा ये कल बोले बाइकिंग करने बनाई थी, मुख्य संस्था वही है। तो सभा चल रही थी चित्तौड़गढ़ में, बताया था कि विद्या प्रचार सभा की संस्था की सभा चल रही थी चित्तौड़गढ़ में, वहां विजय सिंह पथिक और साधु सीताराम दास की मुलाकात हुई, वहां पथिक जी को इनविटेशन दिया गया, उसी शाखा उसी संस्था की शाखा खुली गई, यहां ब्रांच है। तो वो 1911 में बाइकिंग करने बनाई गई। इसके बाद 1970 में देखो पेपर में ना 15 वाली आई है ना 16 वाली, पेपर में आती है 17 वाली। आप आपको सीसी दिखा देते, पेपर में ये आई तो दोनों का क्या मतलब था? पेपर में ये आई किसी को दिखा देते, क्योंकि ये तो आज की क्या पता आई नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए इतनी बार आ रही है पेपर में, इतने पुराने हो गए आके इतने किसके आना बंद हो गए, तो ये भी आना बंद हो गए 1970 की बात इनकी। तो 1970 में उपरमाल पंचबोर्ड, उपरमाल पंचबोर्ड ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, इसके सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में सोचा यही है, एक तो इसका टाइमिंग याद करनी है, उपरमाल पंचबोर्ड कब बनाया गया भाई? किसान पंचायत बोर्ड कब बनाया गया? विद्या प्रचार सभा की शाखा खुली, याद रहेगा क्या? अब उपरमाल पंचबोर्ड का संस्थापक, सबका संस्थापक कौन रहने वाला है? उसका काम ही है विजय सिंह पथिक। इसकी जो एक्स्ट्रा जो चीज है वो क्या आएगी? इसका समय, समय आपको दिख रहा है 1970, लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा चीज हरियाली अमावस्या को, कब की बात है भाई? हरियाली अमावस्या को इन्होंने बहुत बड़ी किसान की पंचायत बनाई, हरियाली अमावस्या। और हरियाली अमावस्या को बनाई तो इसका अध्यक्ष देखो, पहले वाले का अध्यक्ष कौन है? किसान पंचायत बोर्ड का, इनको जिम्मेदारी दी, लेकिन अध्यक्ष इसका सबसे ज्यादा पूछा गया मन्ना पटेल, इसका अध्यक्ष है मन्ना पटेल। लेकिन उपरमाल पंचबोर्ड के गांव है बेरीसाल गांव में, यानी इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना स्थान है बेरीसाल गांव। तो गांव भी पूछा जाता है इसके लिए कि किस गांव में इसकी स्थापना की गई? बेरीसाल गांव, स्थापना स्थान बेरीसाल गांव, बिजोलिया भीलवाड़ा, यानी बिजोलिया भीलवाड़ा में ये पड़ता था बेरीसाल गांव। ये पूरा का पूरा तथ्य आ गया कि तीन संस्थाएं दौड़ेंगी, भागेंगी, काम करेंगी, पंचायत करेंगी, किसानों में मोटिवेशन लाएंगी, ये तीन संस्थाएं करेंगी जो भी काम करेंगी। अब इनका मैंने आपको पहले बता दिया सबसे ज्यादा आई हुई संस्था कौन सी है? उपरमाल पंचबोर्ड। कौन सी है भाई? कब बनी है, किसने बनाई है, टाइमिंग अगर बात करें? अच्छा अध्यक्ष कौन था, स्थापना कौन सा गांव है? पथिक जी कल आंदोलन से बुलाया कब गया, बुलाया किसके द्वारा गया, बुलाया कहां गया, कौन सी जेल से भागे थे, टोटल जेल कहां है, किस कारण किस घटना के कारण कैद किए गए, कौन सी क्रांति है, कौन सी जेल में, उसी में भागे, भागने के बाद पहुंचे चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में किसने बुलाया, कहां गए, नाम चेंज करके क्या कर लिया, वैसे नाम क्या था, राजस्थान के यूपी के, यूपी तो भारत में ही है, ठीक है। आप देखो कितनी संस्थाएं बनाई है, कितनी संस्थाएं बनाई है? 1915 में कौन सी है, अरे कौन सी है, 1916 में कौन सी है? अच्छा इसका अध्यक्ष किसने बनाया, तीसरी कब बनाई, नाम क्या है, किसने बनाई, कब की बात है, अध्यक्ष कौन है, गांव कौन सा है, क्या काम है तीनों संस्थाओं का, क्या है ये क्या बता दिया, ये तीनों बन गया क्या, ये छाप लिया ना, एक बार बनाओ कर रहेगा थोड़ा सा, अब प्रोसेस पे चलेंगे। ये पीछे पीछे भागता है, इसके बना भी कोई काम नहीं है, पीछे पीछे भागता है, चले आगे। हाँ गुस्सा नहीं करना, आराम से बना लो, मुझे पता पीछे वालों में गुस्सा रहता है, क्योंकि तुम्हारे पास पीछे भी देखने के लिए चीजें हैं, आगे भी देखने के लिए चीजें, उनके पास जो है आगे है पीछे तो है ही नहीं, पीछे तो मामला साफ है, क्या करें। तो आपके पास दो स्रोत है, दो नहीं आपके पास चार स्रोत है, इधर इधर उधर इधर, उनके पास इधर कुछ नहीं है, इधर दीवार इधर है लेकिन देखने का मन नहीं करता पीछे कुछ है नहीं, आगे चीजें पढ़ने पढ़ाई में पेशेंट टच कम रहता है। अच्छा इन तीनों पंचायतों का आपने काम क्या बताया, कैसे करेंगे जागरूक, घर जाएंगे चाय पियेंगे, कैसे करेंगे, आपके क्या होना चाहिए, बस रुक जाओ पहले ये वाली रो बताइए, आप बताओ जागरूक कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हाँ ये तो पूछना कैसे करेंगे, समिति को बना दी, हाँ 3 बन गए, बुलाएंगे ऐसे बुलाएंगे, किनको बुलाएंगे, बिल्कुल सही है। आप बताओ वाले बीच वाले, एक वैकेंसी आई है सफाई कर्मचारियों की 23,000 कुछ है ना, नहीं 23,000 नगर पालिका, सारी 7,000 नगर पालिका की, उसमें क्या चक्कर है, 2 साल पहले भी नोटिफिकेशन, 2 साल से पूरी नहीं हो रही है, हाँ क्या हो गया, सफाई कर्मी बता रहा हूं नगर पालिका में, पता नहीं क्यों हंस रहे हैं, अब सुन लो क्यों हंसना नहीं है, उसकी समस्या क्या है, पहले नोटिफिकेशन निकाला, फॉर्म भरवा लिए, पेपर होगा और पेपर होने के बाद सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब मुझे नगर पालिका में सफाई कर्मचारी का क्या पेपर होगा, क्या कैसे उसमें झाड़ू कैसे करते हैं, झाड़ू को कंधे पर चलना है, ठीक है। उसके बाद 3 महीने बाद कैंसिल, 3 महीने बाद रिपोर्ट आई कैंसिल होगी, फॉर्म भरवा लिया फिर कैंसिल कर दी, फिर 6 महीने बाद नोटिफिकेशन निकाला, अब की बार पेपर कैंसिल, क्या करेंगे, डेमो, क्या होगा, डेमो किस चीज का, कि पहले आपको कैंडिडेट को सफाई करके दिखानी पड़ेगी, सरकार को अच्छी कर पाओगे नहीं कर पाओगे, डेमो, डेमो इतना खतरनाक था कि आपको सामान्य रोड पर सफाई नहीं करनी है, आपको नाली साफ करनी है, डेमो तो ये होता है, डेमो के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। फिर 6 महीने बाद लोगों ने बोला कैंसिल, अब कैंसिल हो गई, अब लोगों ने कहीं कहा कि हम डेमो नहीं देंगे, हम तो डेमो नहीं देंगे, फिर कैंसिल हो गई, अब फिर तीसरी बार निकाल दी, उसमें ऐसा कोई नहीं है राजस्थान का ज्यादातर जितने बीएड करके सबने फॉर्म भरा उसमें, उसकी क्वालिफिकेशन पहले 8th या 10th कर दिया, उनमें क्या फर्क पड़ेगा, वो तो बीएड कर रही है कोई क्वालिफिकेशन दे दो, अब सफाई वाले बीएड वाले सफाई में जाएंगे, तो जो सफाई करने के लिए है जिनके एजुकेशन में वो क्या करेंगे, वो बीएड करेंगे, फिर भाई काम चेंज होगा, फिर वो मास्टर बनेंगे, वो सफाई करेंगे। अब बात ये है आप नहीं जाओ जाओ, अब आप किसी से पूछोगे किसकी तैयारी कर रहा है, वो कहेगा हम नगर पालिका में सफाई कर्मचारी वैकेंसी की तैयारी करें, आप क्या बताओगे, अपनी क्या बताओगे, आप मुस्कुरा रहे हैं, आरएस की तैयारी करें, कैसी फीलिंग आएगी, तो कम से कम उनकी तरह बताने में पूछ रहा हूं, साफ साफ बताने की कोशिश करो, उनमें उतना अंतर क्या रहा, लेवल तो देखो, लेवल को मैनेज करो, मेंटेन नहीं कर बताओ, तीनों पंचायत को क्या काम था, नहीं मैंने ऐसा पूछा नहीं, बताना क्या, मैंने पूछा कैसे करेंगे, जागरूक कैसे करेंगे, क्या तरीका अपनाएंगे,
है, इधर वाले बताओ, इधर वाले बताओ, तीनों जो संस्थाएं वो किस टाइप से किसानों को जागरूक करेंगे? बिल्कुल, एक पंचायत करेंगे, गांव जाकर सबको इनविटेशन भेज देंगे कि आपके लिए एक सभा है, आप उसमें भाग लें, उसमें स्पीच देंगे, बताएंगे कि क्यों सभा है और आंदोलन क्यों हो रहा है। उसके बाद सभा में अगर आप समझाओगे, किसी को समझाना आसान हो जाता है, घर घर जाकर समझाएंगे तो आपको पागल समझा जाएगा, घर घर घूमने से कोई काम नहीं है। तो ये अपने कह सकते हैं कि गांव जाकर बड़ी पंचायत करेंगे, चौराहे पर, गांव के चौराहे पे उन्हें बताएंगे कि क्या चल रहा है, आंदोलन क्यों हो रहा है, ये लड़ाई तुम्हारे लिए हो रही है और चाहे मेरे लिए है। तो नोट लगाओ नीचे, नोट में लिखना, ये है तीनों संस्थाएं, ये है तीनों संस्थाएं बिजोलिया के, बिजोलिया के गांव गांव में पंचायत करके किसानों को आंदोलन के प्रति जागरूक करेंगे। अब देखो, ये तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब सबसे बड़ी बात है, विजय सिंह पति को लगाया आंदोलन अगर बिजोलिया की सीमा तक रहा तो शायद हम बहुत ज्यादा इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस आंदोलन को हम राष्ट्रीय लेवल का आंदोलन बना देते हैं, यानी भारत के हर कोने में इस आंदोलन के बारे में लोग जानने चाहिए। अब इसे हर भारत के कोने में कैसे पहुंचाया जाए? पहले सोशल मीडिया का तो प्रचलन था नहीं, अब हमें आंदोलन पूरे भारत में फैलाना है। हर बच्चा बच्चा भारत के जानना चाहिए कि बिजोलिया आंदोलन है क्यों है। तो भारतीय लोगों की भावनाओं को जोड़ने के लिए इस आंदोलन के लिए रूपरेखा तैयार की। आपके कोने क्या चीज होनी चाहिए? उस दौरान सोशल मीडिया का जमाना नहीं है कि आंदोलन को भारत के कोने कोने पहुंचाए। समाचार पत्र एक ही माध्यम हो गया। तो उस समय विजय सिंह पति के पास कोई प्रेस नहीं थी, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, कोई जरिया नहीं था, लेकिन आंदोलन एक ही जरिए से फैल सकता है, वो न्यूज़पेपर। सबसे इंपॉर्टेंट है आंदोलन का एक अखबार, वो अखबार अपने को पढ़ना है। सबसे मैं ये कहूं कि इनका मित्र था विजय सिंह पति का, और विजय सिंह पति के मित्र का नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या नाम था भैया? और गणेश शंकर विद्यार्थी का मित्र था। इस गणेश शंकर विद्यार्थी को उन्होंने पत्र लिखा कि अब समय आ गया है कि बिजोलिया आंदोलन को भारत के कोने कोने तक पहुंचाएं, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, किसान पीड़ित है, हम उसकी आवाज उठाएंगे। और आपका जो न्यूज़पेपर है वो ऐसा न्यूज़पेपर है जो पूरे भारत में जाता है, हर लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं भारतीय लोग, इसलिए आप उसमें हमारे आंदोलन के लिए छापो। अगर आप लेख छापते हो तो हमारा आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन जाएगा, भारत के कोने कोने तक पहुंच जाएगा। इसके समाचार पत्र का नाम था प्रताप। कौन सा समाचार पत्र भैया? और प्रताप समाचार पत्र जो था, इस प्रताप समाचार पत्र को लेकर मैं बात करूं तो इसमें इसकी खबर छापी गई। ये चलाया गया था कानपुर से। ये कहां से चलाया गया था? कानपुर यूपी से। और इसमें विजय सिंह पति के कहने पर गणेश शंकर विद्यार्थी ने कौन से समाचार पत्र में लेख छापा? प्रताप समाचार पत्र में। कहां से चलाया गया था? कानपुर यूपी से। इसके दौरान बताते हैं बिजोलिया के किसानों ने विजय सिंह पति के सहयोग से या विजय सिंह पति के माध्यम से इस गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी और इसे सम्मानित करने के लिए कि आप किसानों के भाइयों, जिसने इतना बड़ा एक्शन लिया सरकार के खिलाफ और इतने बड़े आंदोलन के लिए आपने बिना किसी के विरोध के, और ये कह सकते सरकार का बिना आपको पता था कि कोई संकट आ सकता है प्रिंटिंग प्रेस के अखबार पर, बिना कुछ सोचे आपने इतना बड़ा कदम उठाया। तो बिजोलिया के किसान आपको भेजना चाहते चांदी की राखी, तो इसको चांदी की राखी भेजी गई। इसके बाद में लगा कि एक अखबार से कुछ नहीं होगा, तो अन्य अखबार हो रहे आपने किताबों में आप आज तक पढ़ोगे तो किताबों में आप पढ़ते हो प्रताप समाचार पत्र, राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, ऊपर माल का डंका। लेकिन अब आप तो तैयारी करो, जिस लेवल की तैयारी करो उसमें ये क्वेश्चन बोले साबित हो जाते हैं, आप और एक्स्ट्रा चीज पढ़नी होती है। तो इस समाचार पत्र के जबकि जो तीनों मैंने आपको भी नाम बोले राजस्थान केसरी, वो तो राजस्थान के विजय सिंह पति के खुद के थे, तो पति की तो खुद का आंदोलन खुद के अखबार छापेंगे। इनके अलावा एक तो न्यूज़पेपर भाषा कौन सा आया? प्रताप। इसके अलावा एक समाचार पत्र है अभ्युदय, जिनमें का लेख छापा गया अभ्युदय समाचार पत्र, अभ्युदय समाचार पत्र। एक था भारत मित्र, भारत मित्र समाचार पत्र, और एक था मराठा। इन तीन अखबारों में और बिजोलिया आंदोलन की खबर छापी गई। अब बाहर से ऐसे बाहर के समाचार पत्र जो बिजोलिया के भी नहीं है, राजस्थान के भी नहीं है, राजस्थान से बाहर के ऐसे अखबार जिनमें बिजोलिया आंदोलन की खबर छापी गई वो चार हो गए। पहला तो कौन सा है? दूसरा अभ्युदय, तीसरा, चौथा। अब आपको पता है मराठा, ये प्रताप तो कहां से चलाया गया है? आपसे पूछा जाए अभ्युदय कहां से चलाया गया तो प्रयाग से, प्रयाग यानी इलाहाबाद। भारत मित्र चला गया कोलकाता से, और अगर मैं बात करूं मराठा कहां से चलाया? पुणे से। मराठा कहां से चलाया? अब कितने अखबार हो गए? लेकिन मुख्यतः आज तक केवल इंपोर्टेंट लेवल पे किसको पढ़े और इसका पूरा बायोडाटा किसने चलाया? विजय सिंह विद्यार्थी ने। कहां से चलाया? कानपुर से। कौन से आंदोलन की खबर छापी? ऐसा तीन और पढ़ेंगे। पहला कौन सा है? कहां से चलाया? भारत मित्र। कहां से? मराठा। कहां से? मराठा जो हमारे बाल गंगाधर तिलक का है, किनका है? तो अगर मैं कहूं बिजोलिया आंदोलन की खबर कितने अखबार में छापी गई? कितने हो गए? चार। तो पत्रिका के कहने पर इसमें छापी गई, और बाकी अपन बात करें तो इनमें से प्रेरित होकर इसके रेफरेंस इनमें भी छापा गया, जिससे आंदोलन को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके। तो अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने के लिए प्रताप समाचार पत्र में इसका लेख छापा गया, मेरे साथ बनाओ उसको। मैं आपको बोल के इसलिए नहीं लिखा था, मैं अपने हिसाब से डायग्राम बनाता हूं जिससे आप उसे बहुत कम टाइम में पढ़ सको। कॉपी कम से इंटरेस्टेड होनी चाहिए पढ़ने के लिए। आज आपको अच्छी लगेगी, 2 महीने बाद आपको अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मेरे साथ बनाएंगे। पत्रिका के कहने पर, पत्रिका के कहने पर लिखना है आंदोलन की खबर छापी, और जो आंदोलन की खबर छापी गई प्रताप समाचार पत्र, और प्रताप समाचार पत्र का थोड़ा सा बायोडाटा आपको एक्स्ट्रा याद करना है। ये चलाया किसने? गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी ने। कहां से चलाया? कानपुर से, कानपुर यूपी। इसके बाद अगर हम बात करें अन्य अखबार जिनमें इसकी खबर छापी गई, जिनमें खबर छपी, और अन्य समाचार पत्र में बात करें अभ्युदय, तो प्रयाग से अभ्युदय आराम से, कोलकाता से भारत मित्र, और एक आता है पुणे से मराठा, पुणे से मराठा। ये तीन न्यूज़पेपर हैं जिनमें खबर छपी। अब ऐसी चीजें नहीं आती चांदी की राखी भेजी, ये भेजा, अब अपने को फैक्ट चीजों पर काम करना है, जो चीजें काम की अपने कॉपी में वही होनी चाहिए। अब इसमें बात करें अपन इसको लेकर, तो ये क्रम चल रहा है, तो चार अखबार अपने को याद करने, चार अखबार होने के कारण हमें बताया जाता है सरकार को पता चल गया कि टोलगढ़ से भागा हुआ कौन? विजय सिंह पथिक। कहां छुपा हुआ है? खबर लग गई, सरकार ने तुरंत पकड़ने के लिए कर्मचारी भेजे। तो उस दौरान ये बताते विजय सिंह पथिक जो थे वो अंडरग्राउंड हो गए, और उन्होंने आंदोलन का केंद्र एक ऐसी जगह बनाया जिस जगह उनको ढूंढा ना जा सके। तो उनका आंदोलन का केंद्र बना अंडरग्राउंड हुए, उमा जी का खेड़ा नाम की जगह बिजोलिया में एक खंडर जमीन थी, उस खंडर जमीन में इन्होंने अपना रहने का स्थान फिक्स किया और वहां से आंदोलन को गाइड करने लगे, गाइडेंस देने लगे। तो मैं आपसे कहूं बिजोलिया में आंदोलन का केंद्र क्या बनाया विजय सिंह पथिक जी ने? तो उमा जी का खेड़ा, पथिक जी ने आंदोलन का केंद्र बनाया, आंदोलन का केंद्र बनाया उमा जी का खेड़ा, उमा जी का खेड़ा बिजोलिया, और उमा जी का खेड़ा नाम की जो जगह थी वहां इन्होंने इसका केंद्र बनाया। अब सबसे बड़ी बात है, इन्होंने जो चीजें, ये मैं कह सकता हूं कि जिन चीजों से लोगों को प्रेरित करना था, अब वो चीजें आंदोलन में रूपरेखा के रूप में आएंगी। अब मुझे बताओ पहला विश्व युद्ध कब से कब चला? 1900। युद्ध के दौरान राज्यों में वसूला जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता था? क्या था? मुझसे पूछ रहा है? झंडू। नहीं, जंडू मुझसे पूछ रहा है। देखो मुझे क्या था, मैं कह रहा हूं कौन सा था, क्या था?
देखो अगर हम बात करें इसमें तो पहला विश्व युद्ध चला था, प्रथम वर्ल्ड वार चला था 1914 से 18 तक। अचानक से सरकार पर वित्तीय संकट पैदा हुआ, सरकार पर वित्तीय संकट पैदा हुआ, अंग्रेजी सरकार पर उन्होंने थोप दिया राजाओं पे, राजाओं ने थोप दिया सामंतों पे, और सामंतों ने किस पे थोप दिया? लास्ट कड़ी कौन सी है? किसान। तो पीड़ित कौन होंगे? क्या राजाओं को अपने घर में से देना पड़ेगा? नहीं, राजा किसे लेंगे? सामंतों से। किसे लेंगे? और सामंतों को पैसे देना पड़ेगा, वो किसे लेंगे? किसानों को पैसे देना पड़ेगा। हाँ देना पड़ेगा। क्या किसान के पास था क्या देने के लिए? क्यों नहीं था? छोड़ा ही नहीं, सारे ले जाते थे, लास्ट में बोलियों को उठा ले जाते थे, कम पड़ता था तो जागीरदार था ही नहीं, वो कहां से थे? अब उनके पास एक ही ऑप्शन था, लड़ो या भूखे मर जाओ, लड़ो या भूखे मर जाओ, या फिर अपना सोशल स्टैंड करते रहो, अब कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए तो आंदोलन हुए। तो अगर काम चल सकता तो किसान इतने उठे ही नहीं। सामान्य लोग क्या कैसे आवाज उठाए? उनको भड़काया गया, उन्हें प्रेरित किया गया कि लड़ो अकेले। अगर अकेले आवाज नहीं उठाई गई तो कोई आपकी आवाज उठाने वाला नहीं है। अगर अपना है, हमारा हक है, तो हम मांगेंगे नहीं, हम छीनेंगे। मांगने से ज्यादा कभी किसी को कुछ मिला ही नहीं। हमें आजादी 1920 में मिल सकती थी, लेकिन हम सिद्धांत एक ही था, मांगने का, गांधी जी का। हम इंसान नहीं करेंगे, हम केवल मांगेंगे। हमें आजादी मिल सकती थी 1930 में शबरी विज्ञान के दौरान, लेकिन हम मांगने के सिद्धांत पर काम करते थे। लेकिन जब गांधी जी को समझ आया कि मांगने से कुछ नहीं मिलता, अगर हमारा है तो छीनना पड़ेगा, कोई मांगने से नहीं देता, तब जाकर 1942 में आया था भारत छोड़ो आंदोलन। तो पहले भी आ सकता था, अंग्रेजों भारत छोड़ो समय आ गया, अब मांगेंगे नहीं, अब छीनेंगे। ये रणनीति हमारा पहला क्रांतिकारी था मंगल पांडे, दूसरा क्रांतिकारी था बाल गंगाधर तिलक। तिलक जी की मृत्यु हुई 1 अगस्त 1920 को, उसके बाद गांधी जी पॉपुलर हुए बाद में। 1920 से पहले गांधी जी पॉपुलर नहीं थे भारत में, बाद में एक ही नाम चलता था बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसी भी कीमत पर लेकर रहूंगा। उस व्यक्ति को हर काम में अंग्रेजों का टांग अड़ाता था, हर चीज में वो आगे मिलता था अंग्रेजों के, हर चीज, हर विरोध में वो आगे रहते थे, और उनको सबसे पहले जेल भी हुई थी। लेकिन अंग्रेजों को ये था कि जेल में डाल दिया, सजा खत्म होने के बाद जाएंगे, लेकिन वो सजा बिगड़ जाते थे। जब उन्हें सजा दी जाती थी, वो भेंट सजा नहीं करते, वो लेख लिखते थे अंग्रेजों के खिलाफ। और किताब लिखी 400 पेज की किताब है, जो भारत में जब पढ़ी, भारत के लोगों ने पढ़ी, तो अंग्रेजों के खिलाफ वो क्रांति जो लहराई, वो 1920 के आंदोलन में पता चलती है, उन्हीं की देन है। तो उनके मरने के बाद बुजुर्ग एक ही व्यक्ति गांधी जी, तो लोगों ने उनको ज्वाइन कर लिया। उससे पहले तो एक ही व्यक्ति को करते थे, बाल गंगाधर तिलक। वो कहते थे स्वराज हमारा अधिकार है, हम लेकर रहेंगे। गांधी जी ने कभी नहीं कहा हमारा अधिकार लेंगे, हम तो मांगेंगे, दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, और किसी भी अंग्रेज को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ना जान की ना माल की हानि नहीं होनी चाहिए। हम आंदोलन करेंगे, यात्रा करेंगे, पैदल यात्रा करेंगे, अहिंसात्मक होगा। हिंसा नहीं होती तब तक बातें नहीं मानी जाती। जब तक 2-4 घर नहीं चलाए जाते तब तक कुछ प्राप्त नहीं होता। जब तक टंकी पर नहीं चला जाता तब तक धर्मेंद्र को हमारे नहीं मिलती। टंकी पर धर्मेंद्र को चढ़ना पड़ेगा तो ही हमारे मिलने लगी थी। उसके बाद टंकियों को हटा दिया गया, इसके बाद लोग पहाड़ों पर चढ़ने लगे, कूद जाएंगे, बात मान ले। तो लोग चेंज होते रहते, लेकिन सामान्य मांगने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये तो कंफर्म है। और जब ये गांधी जी को समझ आई, तब तक 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन तभी चला। फिर अंग्रेज 5 साल में कैसे चले गए? फिर कैसे चले गए? 5 साल में 42 में स्टार्ट हुए, 47 में चले गए, 5 साल लगे बनाने में। 5 साल लगे बनाने में, जब हमें समझ आ गया कि चीजें मांगी नहीं जाती, चीजें छीनी जाती है। अगर हमारा है तो हम छीन करेंगे। हम भारतीयों से हमारी बिना मर्जी के कोई कुछ प्राप्त तक नहीं कर सकता, जब हम खुद अपनी मर्जी से कुछ देना चाहे। अगर सिद्धांत पर काम करेंगे तो कोई हमसे कुछ नहीं ले सकता। हम तभी कुछ दे सकते हैं, हमसे कोई तभी कुछ प्राप्त कर सकता है जब हम अपनी मर्जी से कुछ देना चाहे। अब लेके दिखाओ, इतनी मिसाइलें दागेंगे, मोदी जी ने इतनी मिसाइलें तैयार करके, आप लो मिसाइल लो, तोपे लो, इतनी तोपे स्टार्ट कर रखिए, चलानी नहीं है, डराना है बस। चला दिया तो डर निकल जाएगा। दिखानी है इतना भैया, आज आके तो देखो, आज जम्मू कश्मीर में आके तो देखो, आज भीड़ क्यों नहीं हो रही होंगी? कैसे डराने का सामान है हम पे, हम केवल राफेल चलाते, आज तक फाइल भी नहीं किया है। राफेल केवल बाद में माहौल बनाएगा, बड़े लेवल पे राफेल है, उड़ा देंगे, चलाने का काम नहीं पड़ा कि लोग सुन के करके। तो हमारे पास सारे संसाधन है, अब हम मांगेंगे नहीं और ना देंगे। हम केवल अब अगर या तो उंगली मत करो, हम भारतीय रणनीति चौहान ने कहा था गोली से, या तो पहले से युद्ध नहीं करते, या तो पहले से लड़ाई नहीं लड़ते। अगर हमें लड़का आ जाए तो घर में घुसकर मारते, गोली पता कहां लड़ने के लिए। तो ये हमारी रणनीति थी पहले से, और ये रणनीति गांधी जी ने पीछे कर दी थी। 1942 में समझ में आई, 5 साल लगे अंग्रेजों को भगाने में। 5 साल में अंग्रेजों को भगा दिया, हमें समझ में आ गया अंग्रेजों को कि हम नहीं छोड़ने वाले। हम घरों से निकल पड़े, कोई चाकू लेकर निकल पड़ा, कोई थाली लेकर, कोई फोड़ेंगे, हमसे हजार नहीं है, जो थाली लेकर निकल पड़ो। तो ये चीजें लेकर निकले तो अंग्रेजों को जल्दी समझ में आ गया, 5 साल में तो गोली बिस्तर गोल लेकर भाग गए। बैकपैक, आज तो बैकपैक पहले चले गए, अब ज्यादा टाइम लंबा टाइम नहीं है, चीजें मांगने से कुछ नहीं मिलता। तो अगर हम बात करें, उमा जी का जो खेड़ा है, ये बिजोली आंदोलन का केंद्र माना गया था, लेकिन ये आंदोलन का केंद्र किसने बनाया था? विजय सिंह पटेल ने। और पहला विश्व युद्ध था भाई, और पहले विश्व युद्ध में मैंने आपको टाइम पीरियड बताया 1914 से लेकर 1918 तक। इस दौरान आर्थिक संकट फैल गया, अंग्रेज बंगाली किससे मांगेंगे पैसे? राजाओं से। राजा किससे मांगेंगे? सामंत किससे मांगेंगे? अरे समस्या तो किनको है? ये आंदोलन हो क्यों रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं नहीं। अगर हम पे है तो आप ले जाइए, जब है नहीं तो जबरदस्ती क्यों? मना कर दिया, सब नहीं है, नहीं देना पड़ेगा, कहीं चलाओ, शोषण किया गया, मारपीट की गई, जबरदस्ती वसूली की, कोई तो आंदोलन कारण क्यों होते? किसानों के पास खेती-बाड़ी के काम से फुर्सत ही नहीं थी, पूरे दिन खेती-बाड़ी में रहते थे, शाम को अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, अपनी मैडम के साथ रहते थे, टाइम कहां था रहने के लिए? था क्या टाइम? नहीं था। अब आप मजबूर करोगे हमें आवाज उठाने के लिए, तुम खेती-बाड़ी दिन का जो टाइम खेतों में बिजी रहते थे, वो तो युद्ध में लगा दिया उन्होंने, शाम का टाइम तो फिक्स है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं है। अब देखो इसमें तुम आरएस के लिए पढ़े तो सारी चीज आनी चाहिए। देखो तो 1914 से 1918 में आर्थिक स्थिति पैदा हुई, आर्थिक संकट पैदा हुआ, तो सामंतों ने किसानों पर प्रति बीघा 10 आना अचानक से टैक्स बढ़ा दिया, विश्व युद्ध का खामियाजा देकर। मैंने आपको एक कर बताया था लाभ, मैंने बताया इमरजेंसी लगाकर टैक्स वसूलना, बताया नहीं बताया? तो वो इमरजेंसी लग गई, युद्ध का बहाना लगाकर प्रति बीघा 10 आना टैक्स अचानक बढ़ा दिया। किसानों ने कहा एक आना देने के लिए तो सांस देंगे, है ही नहीं, कहां से देंगे? मना कर दिया। तो विजय सिंह पटेल के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन इसलिए बिजोलिया में खड़ा किया गया, बिजोलिया मांग की थी और आंदोलन किया गया भाई। तो इस दौरान जो पटेल जी थे उन्होंने साफ-साफ कह दिया किसानों को इकट्ठा करके ना कर देंगे, ना सोशल सेल करेंगे, ना ही तुम्हारी बात मानेंगे, ना ही खेती-बाड़ी करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सरकार जो कहेगी उसके खिलाफ जाएंगे, क्योंकि वो भी तो हमारे अकॉर्डिंग नहीं करे, तो हम उनके अकॉर्डिंग करें, तो नियम तोड़कर काम करेंगे, उनके आदेश का उल्लंघन करके काम करेंगे। तो प्रक्रिया जो है आदेश के खिलाफ जाकर करेंगे। तो यानी आपको एक सीमा रेखा पार करके काम करना पड़ेगा। यानी जैसे मान लो आप जैसे पढ़ रहे हो, जैसे हमारे मेरे को टीचर दे होंगे कोई ना कोई, तो टीचर में टीचर था हिंदी का बड़ा खतरनाक मास्टर था, आज तक याद है, जो स्पेशल होते हैं वो याद रहते हैं। तो मैं से पूछता था कि पेपर पास क्यों नहीं होते? जब फेल होते थे ऐसी समस्या क्यों नहीं होते? तो आरएस का पेपर फर्स्ट बार पास नहीं हुआ, तो सेकंड बार मैंने उससे पूछा भाई गाइडेंस लेते हैं, तो उससे पूछा क्यों नहीं पास होते, क्यों नहीं पास हुआ पहला वाला, दूसरा भी नहीं हुआ, तो एक लाइन बोली पढ़ो और कहां से बाहर जाके पढ़ो, रिजल्ट आते नहीं आते। तो जहां तक हमारी सीमा है ना, वहां तक सबकी सीमा से बाहर जाके काम करोगे ना, रिजल्ट तभी आते हैं। सीमा से बाहर जाके करो, आपके रिजल्ट नहीं आते तो बताना। सीमा से बाहर, अगर आप सीमा में जितनी लिमिट उतना ही करोगे तो उतना तो सारी कर रहे हैं, फिर आपके रिजल्ट आएगा, वो कहां से बाहर जाइए, आप अपनी लिमिट से बाहर के लिए काम करने में, फिर रिजल्ट आते नहीं आते। तो चीजें लिमिट से बाहर जाके करनी पड़ती है। तो आंदोलन में जैसे पटेल ने कहा हमें नियम तोड़कर काम करना पड़ेगा, आज तक नियम का अकॉर्डिंग करे तो कुछ नहीं मिला, अब नियम तोड़कर काम करेंगे, सरकार फिर चुकी। तो उन्होंने सब चीज का विरोध किया और यहां बताते हैं इस दौरान मेवाड़ के राणा को खबर भी भेजी गई, साहब आप कीजिए कुछ, लेकिन मेवाड़ का राणा तो निकलता, उसको कुछ करना ही नहीं। तो इस दौरान बताते हैं बबरलाल सोरेकार, इसका पूरा नाम है प्रज्ञा, प्रज्ञा ये सब बोलना क्या लिखा हुआ है? हां जो भी है, बबरलाल सोरेकार। अब पूरा नाम बोलो, कौन है? लाइन हो गई। अरे नाम है, व्यक्ति का नाम है, लाइन थोड़ी है, व्यक्ति का नाम। व्यक्ति का नाम क्या है? समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। ये नाम है। अभी आप बताया क्या है? पति जी ने कहा कर नहीं देंगे, नियमों में नहीं चलेंगे, सरकार के खिलाफ जाके काम करेंगे, विगार नहीं देंगे, लाभ नहीं देंगे, ना तो सारा जो मांग रहे वो भी नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, हम नारा लगाएंगे कर ना देने का, नारा को लगाएंगे। और यहाँ इस दौरान कर ना देने का नारा लगाया, ये बताया नारायण पटेल नाम के व्यक्ति थे, नारायण पटेल। और नारायण पटेल इस दौरान एक नारा लगाया कर ना देने का, और कर ना देने का नारा लगाया, जिसके कारण बताते हैं इस दौरान इनको कैद कर लिया गया और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और नारायण पटेल उस समय ये नारा लगाया तो किसान के नेतृत्व में थे, तो सारे सर्वे नारा लगाया, बारी बारी से ठिकाने में जाते और ठिकाने के महल के सामने, ठिकाने जाके घर के सामने नारा लगाते कर नहीं देंगे, कर नहीं देंगे, तो जुलूस का माहौल बनाता। तो ठिकानेदार ने घोषणा की कैद कर लो, इसे उठा लिया गया, घर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद किसानों को पता चला कि नारायण हमारे हीरो तो कहते हैं। अब आता है कैसे बढ़िया आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा? तो ये सारे के सारे लोग जितने भी किसान थे 2000 किसान इन्हें छुड़ाने के लिए पहुंचे जेल के पास और पूरे थाने को घेर लिया और थाने को घेर कर नारा लगाया, नारायण जी को छोड़ दो या हमें भी जेल दो, नारायण जी को छोड़ दो या हमें भी। किसका नारा है? नारायण पटेल। किसका है? 2000 किसानों ने इतना माहौल बनाया जिसके बाद सरकार को झुकना पड़ा, किन्हें तैयार कर दिया। और इन्होंने आगे भारत का नारा दिया कर ना देने का। और इसके बाद इन्होंने एक गीत गाया, मान मान में वाला राणा,
मान मान मेवाड़ा राणा प्रजा पुकारे रे, मान मान मेवाड़ा राणा प्रजा पुकारे रे, रूस जार को पतो ना लाग्यो, रूस जार को पतो ना लाग्यो, सुन राणा पतमाल रे, राजा तो फतेह सिंह था, सुन राणा पतमाल रे। ये क्या लाइनें आती हैं कि किसके द्वारा बोली गई? पतमाल रे। अब ये गीत है लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए और फतेह सिंह को बताने के लिए कि हम पीड़ित हैं, हमारी आवाज सुनो। रूस का नाम क्यों लिया गया? रूस में बहुत सारी क्रांति चली थी किसानों की, उससे प्रेरित थे लोग, उनको कॉपी कर रहे थे। तो यहाँ मैं बात करूं, नाम देने का नारा किसने दिया है? अच्छा, नारायण पटेल को छुड़ाने के लिए किसने गए? नारायण क्या दिया? नारायण जी को छोड़ दो या हमें भी। और बबनलाल सोरेन का गीत कौन सा गया? मजा नहीं आया, मजा ही नहीं आया। मेरे साथ बोलो, मान मान मेवाड़ा राणा प्रजा प्रजा पुकारे रे, रूस जार को पतो ना लाग्यो, सुन राणा पतमाल रे। आपको ये पॉइंट और ये ब्लैंक देकर ये लिखा जाता है कि गीत किसके द्वारा गाया गया या किस आंदोलन में गाया गया? विक्टोरिया आंदोलन में। और किसके द्वारा गाया गया? किसके द्वारा? कौन सा गीत है? नारा कौन सा गाएंगे? किसने लगाया? कौन सा नारा? नारायण जी पटेल का संबंध कौन से आंदोलन से? कौन से? बबनलाल सोरेन का संबंध किससे है? विजय सिंह पटेल का संबंध किससे है? पुरुष ही पुरुष है, महिला भी लेकर आएंगे। थोड़ा सा सपोर्ट करो ना, थोड़ा सा ऐसे नहीं, महिला महिला पुरुष ही पुरुष आ रहे, पुरुष यानी पुरुष नहीं पुरुष। अब देखो आगे चले। अब ये मैं आपसे कहूं, पृथ्वी का कितने आना वसूलने की घोषणा की और इसके खिलाफ विरोध करते हैं। विजय सिंह पटेल नहीं देंगे, लाल बाग नहीं देंगे, बैठ बिगाड़ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, जिसके तहत उसी दौरान इन्होंने नारा लगा दिया, इन्होंने गीत गाया। अब 10 आना वसूलना, ये आना पेपर में नहीं आते, अपने को सीधे बात करनी है, काम की। चलिए इसमें नेक्स्ट लाइन जोड़ेंगे अपन। हाँ नमस्कार, चलिए सारी टीचर ऐसे करते हैं आगे। नमस्कार, चलिए देखो मेरे साथ, देखो मुझे मत देखो, बोल दो हथियार उठा लो, मेरा हथियार चलेगा, इसके पीछे पीछे आप चलो। यहाँ नारायण पटेल ने नारा लगाया करना देने का। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें छुड़ाने के लिए 2000 किसानों ने और नारा लगाया। बताओ लड़की बताइए, नारा क्या लगाया था? या हमें भी, ठीक है पहुंच गए सही जगह पे। देखो नारायण जी को छोड़ दो या हमें भी जेल दो। छोड़ेंगे पकड़ करेंगे किसको? ठीक है, पेपर में नहीं आता, छोड़ दिया गया था क्या? बस इतना ही आएगा पेपर में, छोड़ने का पकड़ने का नहीं आता। प्रज्ञा चक्षु, सही बोला ना की बार? प्रज्ञा चक्षु सही है, सही है ना? तो थोड़ी क्या हमारी साउंडिंग ऐसी होती है भरतपुर में, तो मैं 2-3 शब्द ऐसे बोलने में समस्या होती है। सही है ना? तो समझ आओगे ना? ठीक है, वैसे तुम समझदार हो ही। बबनलाल स्वर्णकार ने गीत गाया। अब गीत सबको लिखना है, बोर्ड में जगह नहीं है। अब देखते हैं गीत कौन पूरा लिख पाता है। पहुंच गया गीत पे? गीत लिखो एक बार, क्या बोलूं? हाँ बोल देता हूं मैं, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना गीत को। गीत पे पहुंच गया नहीं पहुंचे तो बता दो वाले, पहुंच गया ना? इधर पीपीएल वाले पहुंच गया ना? गीत लिखो इन्वर्टेड कॉमा में, मान मान मेवाड़ा राणा, मान मान मेवाड़ा राणा प्रजा पुकारे रे, बता देना प्रजा लिखोगे ना? मान मान मेवाड़ा राणा प्रजा पुकारे रे, फिर भी पीछे लगे, पीछे लगे। मान मान मेवाड़ा राणा प्रजा पुकारे रे। दूसरी लाइन एक में कंजूसी कर जाए, एक में कर लेते हैं, पढ़ना ही तो है। रूस जार को, जार है जैसे होगा, रूस जार को पतो ना लाग्यो, रूस जार को पतो ना लाग्यो, सुन राणा पतमाल रे। सुन लिखना, सुन नहीं, सुन लिखूं, सुन सुन राणा पतमाल रे। पतमाली क्यों कहा गया? राजीव प्रताप सिंह का सुन राणा पतमाल रे। अब इसको लेकर आप आगे बात करेंगे। मैंने 3-4 चीजें आपको दिखाई हैं। सेकंड चरण का नेतृत्व करता कौन है? पथिका वाजपेयी नाम। किताब का नाम बताया, बाढ़ टाटा इंडियन स्टेट। किताब कौन सी है? किसकी किताब है? कौन सी जेल में कैद किया गया? मृत्यु का हुई, मृत्यु का हुई। अच्छा वो आंदोलन से जुड़े कब थे? कितनी पंचायत बनाई? 3। पहली विद्या प्रचारणी सभा, 16 में किसान पंच बोर्ड, तीसरी उपरमाल पंच बोर्ड, नीचे की दोनों के अध्यक्ष याद करने, साधु सीताराम दास, मन्ना पटेल। इसका 4 न्यूज़पेपर याद करने आपको। प्रताप अभ्युदय, भारत मित्र, मराठा याद रहेंगे। इसके बाद हम बात करें, ये अपन पढ़ रहे भाई, और करना देने का नारा किसने लगाया और गीत किसने गाया? हो जाएगा। अब अपन सीधे चलते हैं। अब पत्रिका को लग रहा था कि सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, पत्रिका को लगा सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो पत्रिका जी गांधी जी से मिलने के लिए मुंबई चले गए। गांधी जी से मिलने गए, गांधी जी को आंदोलन से जोड़ना होगा, क्योंकि गांधी जी को फेमस थे चंपारण में गांधी जी के आंदोलन में, खेड़ में किसानों के लिए गए, अहमदाबाद में मजदूरों के लिए गए। इसका मतलब किसानों की और इनकी आवाज कौन उठाते हैं? गांधी जी। तो गांधी जी इन आंदोलन के लिए, स्थानीय आंदोलन के लिए फेमस थे, तो मिलने गए। इस दौरान सबसे बड़ी बात है, पत्रिका जब यहाँ गए तो पत्रिका से पहले 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था अमृतसर में। अधिवेशन क्या होता है? अधिवेशन होता है सभा। तो कांग्रेस नाम की जो सभा थी, कांग्रेस नाम की जो संस्था थी, 1919 में सभा हुई और अमृतसर अधिवेशन में इसकी आवाज उठाने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। तो पूछा यह जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन की चर्चा जो थी, ये आवाज उठाई गई, वो कब उठाई गई? कांग्रेस के अधिवेशन में 1919 में। और कहां की सभा में उठाई गई थी? तो कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में तिलक की द्वारा इसकी आवाज उठाई गई। तो पहले इसका विरोध किया गया गांधी जी मदन मोहन मालवीय द्वारा कि हम स्थानीय आंदोलन के लिए नहीं बनी कांग्रेस, कांग्रेस बनी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। तो इसलिए आप छोटे मोटे आंदोलन के लिए हम इसमें मुद्दा नहीं रख सकते, तो मुद्दा रखा गया। और तभी पत्रिका गांधी जी से मिलने चले गए। गांधी जी से मुलाकात हुई, मुंबई पहुंचे, मुलाकात हुई, तो गांधी जी ने कहा भाई अभी तो पूरी तरह से चर्चा नहीं हो सकती ढंग से, तो आप ऐसा कीजिए अभी कुछ टाइम दीजिए। लेकिन जब पत्रिका पीछे पड़ गए तो बताया जाता है गांधी जी ने अपने सचिव महादेव देसाई, महादेव देसाई को कहा जाइए आप पत्र लिखो मेवाड़ के राणा को, अगर सॉल्यूशन नहीं किया गया तो हमें और तरीके भी आते हैं, ये हम बात बनवा लेंगे। तो महादेव देसाई ने राणा को पत्र लिख दिया, सूचना भेजी राणा को, और जो सूचना भेजी राणा को सूचना भेजने के बाद राणा ने कहा जांच करवाएंगे, और इनके इस दबाव के कारण जांच आयोग भेजा गया। और जो जांच आयोग भेजा गया, अब यहाँ 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन में आप पढ़ोगे कि क्या क्या हुआ था। सबसे पहले मैं ये कहूं, एक तो अधिवेशन कहां हुआ है भाई? अरे कहां हुआ है? और एक बात करें, गांधी जी ने मोटिवेट करके महादेव देसाई ने इसके द्वारा कहां सूचना पहुंचाई? राजा को। अब यहां बात करते हैं जब मुद्दा बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था, तो इस दौरान अप्रैल 1919 में, इस घटना के दौरान, तो अप्रैल 1919 में ज्यादा तूल पकड़ रहा था बिजोलिया आंदोलन, तो राजा ने एक आयोग भेज दिया, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, ये आया था अप्रैल 1919 में। अप्रैल 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आया, जिसमें सदस्यों की संख्या बात करें 3। एक तो था बिंदुलाल,
एक था अफजल अली और एक अमर सिंह कौन था यहाँ का? मुंसलिफ। केसर सिंह को हटा के बनाया गया था। लेकिन इस आयोग ने रिपोर्ट तैयार की और इसमें जो रिपोर्ट दी गई इस आयोग ने वो रिपोर्ट दी थी किसानों के पक्ष में, यानी किसान सही, किसानों की समस्या तो है तो किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी। इसका मतलब लग रहा था कि अगर इस आयोग ने रिपोर्ट दी तो सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन राजा ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका रीजन था कि इस ठिकाने की जिम्मेदारी एक व्यक्ति को संभालता था, माधो सिंह नाम का, और माधो सिंह नाम के व्यक्ति ने इस बिचौलिया में यानी राजा के महल में जाकर फतेह सिंह को कार्रवाई ना करने पर राजी कर लिया कि आपको कोई कार्रवाई नहीं करनी बिचौलिया के लिए। तो मैं आपसे कहूं इस आयोग के तहत तो राजा को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन माधो सिंह ने कार्रवाई ना करने के लिए राजा को राजी कर लिया, सरकार को। माधो सिंह नाम का यहाँ का सामंत था और माधो सिंह ने राजी कर लिया, कार्रवाई ना करने पर, राजी कर लिया कार्रवाई ना करने पर। फिर ये बताते दोबारा मुद्दा गांधी जी ने उठाया और गांधी जी ने जब कहा कि अगर आपने कोई सोल्यूशन नहीं किया राजा ने विवाद कराने, तो आप जानते हैं आंदोलन राष्ट्रव्यापी हो जाएगा, फिर समस्या कांग्रेस से उठेगी। तो पूरा का पूरा जो जितने नेता सारे आंदोलन कूद पड़ेंगे। तो तब उसने जांच का आश्वासन फिर से दिया और फरवरी 1920 में एक और जांच आयोग भेजा। इस बार भेजा नहीं, इस बार किसानों को इन्विटेशन दिया, आइए शिकायत लेकर मेरे आइए उदयपुर आइए राजा के पास। और यहाँ इसको याद करने के ट्रिक मैंने शॉर्ट में लिखा है, वो क्या लिखा है? आरटीआर को बात करें तो रमाकांत, तख्त सिंह और राज सिंह, इसको याद करने की ट्रिक है। इन तीनों ने किसानों को बुलाया और किसान इनके पास शिकायत लेकर पहुंचे। बाकी जांच आयोग को भेज दिया, लेकिन इसमें किसानों को उल्टा बुलाया गया और कहते कई किसान मिलकर शिकायत लेकर गए और इन्होंने भी रिपोर्ट दी, सेम टू सेम रिपोर्ट दी बार-बार किनके पक्ष में? बिंदुलाल ने भी दी, हमें तो आयोग ने भी दी और आरटीआर ने भी किसानों के पक्ष में दी। और जब किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी तो ये बताया जाता है, लेकिन राजा ने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की। अब किसान और बढ़ गए, अब आंदोलन बहुत बड़ा करेंगे। तो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। अब की बार इन्होंने क्या किया? अब मुझे बात बताओ, यहाँ पहली बार आवाज उठी कब उठी है? ठीक है, कांग्रेस का एक और अधिवेशन हुआ 1920 में नागपुर में, और नागपुर अधिवेशन में पत्री जी वहीं थे और पत्री जी ने बिचौलिया से कुछ किसानों को बुलाया। एक तो कालू जी, पहले ऐसे लोग होते थे, नंदराम जी ऐसे होते थे पहले, और गोकुल जी कितने हो गए? अरे कितने किसान कितने? बोल बोल से कहां के किसान है? अधिवेशन कहां चल रहा है? कब चल रहा है? किसका चल रहा है? मैं आपसे कहूं आवाज पहली बार कौन से अधिवेशन में उठाई गई? तो लेकिन इस अधिवेशन के दौरान जो पत्री जी उन्होंने तीन किसानों को बिचौलिया से बुलाया कि कांग्रेस पर जाने के लिए अब हम उनका प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन लगाएंगे। तो इस अधिवेशन 1920 में इन तीन किसानों की मदद से पत्री जी ने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया अधिवेशन के सामने। ये सारे नेता इसको देखें और उन्हें पता चले, साथ दिखाएंगे प्रैक्टिकली प्रदर्शनी में चित्रांकन करके कैसे पीड़ित थे, कैसे हमारा शोषण किया जा रहा है। तो ये प्रदर्शनी लगेगी तब गांधी जी समझ गए कि कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उससे पहले ये बताते हैं कि पूरी प्रक्रिया में मैं आपसे बिचौलिया आंदोलन से संबंधित कितने आंदोलन हो गए, कितनी सभा, कितने अधिवेशन हो गए कांग्रेस के? तो आपसे मुझे आवाज कब उठाई पहली बार? काके में प्रदर्शनी कब लगाई? काके में 1921 ले लो, अहमदाबाद में 1921 कांग्रेस का अधिवेशन, और 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ अहमदाबाद। तब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला बिचौलिया के आंदोलन का, तब पत्री जी गए साहब देख लो हमारी तरफ भी कुछ करवा सकते हो क्या? तो गांधी जी ने ऐसे कह दिया, आप एक काम कीजिए, हम पूरी प्रयास के बाद सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, हिजरत कर जाइए। हिजरत का होता है छोड़ दो, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, आप हिजरत कर जाइए। पत्री जी गुस्से में आ गए। गांधी जी से उम्मीद लेकर आए थे कि वो हमारी तरफ कुछ सोल्यूशन करेंगे, हमारी तरफ किसानों की बातों को मनवाएंगे, और गांधी जी ने क्या किया? हिजरत कर जाइए, वो जगह छोड़ दीजिए, दूसरे राज्य में शिफ्ट हो जाइए। तब पत्री जी ने गुस्से में कहा कि हिजरत करना मर्दों का काम नहीं है, हम मर्द हैं, हम यही मर जाएंगे अपनी जमीनों की सुरक्षा करते हुए, उनकी सुरक्षा करते हुए, लड़ते हुए। हिजरत करना मर्दों का काम नहीं है, नपुंसकों का काम है, मर्द हैं भारत के, बिचौलिया के, हम एक बार भी 1% भी जगह छोड़ने का सोचेंगे, आपको आंदोलन नहीं संभालना है, मत संभालिए, अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे। तो ये लाइन कौन से अधिवेशन में बोली गई? अब मैं आपसे सीधे एक साथ कहूं कि बिचौलिया आंदोलन से कांग्रेस के कितने अधिवेशन का संबंध है? आवाज किसमें उठाई गई? अमृतसर प्रदर्शनी कब लगेगी और हिजरत करने की कब कहा गया? तो तीनों को एक साथ लिया है, हमें तो पेपर पास करना है, सीधा सीधा तीनों एक साथ लेंगे, बाकी चीजें बाद में बात करेंगे। चलिए मेरे साथ बनेंगे। पति जी बात मत करो, काम करो, मसाला ज्यादा है। पति सोना नहीं है, मुझे पता है आती है कई बार नींद, लेकिन ऐसे थोड़ी जो चीज आई वो करनी है, कुछ चीजें त्यागने की भी होती है, कुछ चीजें त्यागने की होती है। तो कई बार, और रात के काम रात में और दिन के काम दिन में, इसलिए भगवान ने 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। सबसे बड़ी रात किस दिन होती है बताओ? कब कब होती है? और सबसे बड़ा दिन? अब तुम सोओगे यार, सर पर आगे इसका मतलब आपको है ना। चलिए अब देखिए, पति जी गांधी जी से मिले, गांधी जी से मिले 1919 में मुंबई गए। हाँ आर पार हो जा, पैर बाहर निकाल ले, बाकी मामला अंदर रख। झंडू हाँ खोल दो इनको, मत सोइए ना थोड़ी, खिड़कियों को खोल दो। अब चले, अब चले आगे, चलिए देखिए दिलवाएंगे। देखो पहले ही मर जाएंगे, तो हर चीज भली मानती है, एक आध लुटेगा तो बाकी कार्य। आपको पता है क्रांति के दौरान बहादुर सिंह बिहार का राजा था, कुंवर सिंह को बिहार का सीएम कहते हैं। उसने गंगा नदी में अपनी भुजा काट के विसर्जित की थी कि गंगा नदी विसर्जन मांग के बलि मांग के, तो उन्हें फंसा लिया और गंगा नदी में अपनी भुजा काट के बांधी थी कि अगर जिंदा रहा तो वापस आऊंगा, लेकिन वो जिंदा नहीं रहे थे, बाद में मर भी गए थे। उन्होंने कम से कम 10,000 अंग्रेजों को सरकार दिए थे, परसों वाली सेना तैयार की थी। कभी भी बिहार कुंवर सिंह को पढ़ाया नहीं जाता है, किताबें उनका लेख नहीं देती, क्योंकि अंग्रेजों ने इतिहास मिटा दिया, अंग्रेजों को काटने वाला एक ही तो था। अंग्रेज थोड़ी ऐसा इतिहास में ये लिखवाएंगे कि अंग्रेजों को किसने जिंदा करवाया? कुंवर सिंह ने। तो उन्होंने उसका इतिहास मिटा दिया, सारे रिकॉर्ड खत्म कर दिए। आप सबको पता है कुंवर सिंह को लिमिट का मिलता है, बिहार का सिर्फ जगदीशपुर बिहार में उसने आंदोलन क्रांति की थी, लेकिन उसने 1000 फौज तैयार की थी, फरसे वाली। साउथ की मूवी में देखते हो आप, फरसे काले काले बड़े दिखते हैं, बाहुबली। देखो आगे, इन्होंने अपने सचिव द्वारा, बात करो, इन्होंने अपने सचिव द्वारा महादेव देसाई, फतेह सिंह को पत्र लिखवाया। फतेह सिंह ने जांच का आश्वासन दिया। पहले जांच आयोग कौन सा आएगा? बिंदुलाल भट्टाचार्य। बिंदुलाल भट्टाचार्य पर सालों में रिपोर्टें लगाने चलेंगे। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, समय अप्रैल 1919, 3 सदस्य थे। अफजल अली, अमर सिंह। अच्छा रिपोर्ट बताओ, इन्होंने रिपोर्ट दी, तो रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट दी इन्होंने? किसानों के पक्ष में, विरुद्ध में? किसानों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में।
कार्रवाई हुई थी क्या? क्यों नहीं होती थी कार्रवाई? क्योंकि राजा चाहता ही नहीं था। कितने कांग्रेस के कितने अधिवेशनों को संबंधित पढ़ेंगे इसमें से? 3 अपने को पता है कौन कौन सी प्रक्रिया हुई, मैं बता चुका हूं। पहले में आवाज उठाएंगे, दूसरे में प्रदर्शनी होगी और तीसरे में हिजरत कर जाओ। और ये काम किनका है? ना मर्दों का। ये किनका काम नहीं है? तो बिजोलिया में मर्द पाए जाते हैं, हिजरत नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे अपने अकेले। गांधी जी साथ दें या ना दें, हम अपने अकेले खुद लड़ेंगे। तो ये कंडीशन है जो 3 अधिवेशनों में इनका संबंध है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। अब इसके बाद पतंजलि के घूमेगा थोड़ी देर आंदोलन, उसके बाद खत्म करवा देंगे सीधे। देखो, और दूसरा जांचा लिख लेंगे। ऐसे मायने नहीं रखता है कि कब कौन सी चीजें, मायने रखता है कि आपके पास एक साथ सारी चीजें पेपर वाली होनी चाहिए। तो टाइमिंग में साथ लिख दूंगा। दूसरा जांचा रमाकांत, तख्त सिंह, राज सिंह। शोर में क्या लिखा है मैंने आपको आरटीआर, ये इसलिए लिखा है कि आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ये आया था फरवरी 1920 में। इसने भी रिपोर्ट दी किसानों के पक्ष में, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। चलें आगे चले। अब ये तो हमारे जांच, अब मुझे बताओ बिचौलिया से संबंधित कितने जांच आयोग आप पढ़ चुके हो? 2 3। पहला कौन सा? हामिद हुसैन आयोग। दूसरा बिंदुलाल भट्टाचार्य। तीसरा आरटीआर। तो तीनों को अपने को याद करना, मैंने पहले कहा था 3 टाइप के क्वेश्चन आंदोलन से आते हैं। एक आता नेतृत्व करता, एक आता जांच आयोग, एक आता घटना जिससे संबंधित घटना। ये तो फोकस पॉइंट है आंदोलन, किसान आंदोलन से पेपर में पूछने का। उसके बाद अंदर की डीपली चीजें पूछी जाती है, जिनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। मैं आपको अलग-अलग लिखा सकता हूं, कभी आया लेकिन एक साथ लिखवाने का टारगेट है कि एक साथ पढ़ सकते हो। दोनों को तुलना करके कि 2 आयोग इसमें आए, 3 अधिवेशनों से संबंधित, इसलिए साथ लिखवाने का पैटर्न आपको जल्दी से याद हो, टाइम से एक साथ ही सारी चीजें आ जाए। तो चलिए आगे चलते हैं। ये बन गया क्या? इसकी आपको टाइमिंग याद रहना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी टाइमिंग आपको याद करनी है। अप्रैल 1919 बिंदुलाल भट्टाचार्य कब आया? अप्रैल 1919। अब संबंध कितने सम्मेलनों से इसका? 3। मेरे साथ बनाते चलेंगे। आंदोलन का, कांग्रेस अधिवेशनों से संबंध, जिनमें सबसे पहले हम बात करें अमृतसर अधिवेशन 1919। अमृतसर अधिवेशन में इसमें सर्वप्रथम बिजौलिया आंदोलन की चर्चा हुई, जो बाल गंगाधर तिलक ने की। दूसरा है 1920 का अहमदाबाद अधिवेशन या नागपुर, नागपुर, नागपुर अधिवेशन। वापस थोड़ी जाना है, बाहर जाना है बस। इसका उद्देश्य में क्या किया गया था? प्रदर्शन कितने किसान को लाए? 3। प्रतीक जी ने बिजौलिया से 3 किसान बुलाए, कालू, नंदराम और गोकुल। जिन्होंने आंदोलन का चित्रांकन व प्रदर्शन किया कि ऐसे विश्वास नहीं होगा, प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा कि किस हद तक हम पीड़ित हैं। इसमें गांधी जी ने आराम से पहले धमाका करके जा चुका है। तो बिजौलिया किसानों को पीछे धमाका कर रहा है, आदत खराब है तेरी। तुझे करना पीछे आगे मौका मिलना चाहिए। गहराई में चली हिजरत करने को कहा, जिस पर पति जी ने क्या कहा? बस इतना ही कह दिया, मरते हम, छोड़ दो, मरते हम। हिजरत करना नामर्दों का काम है, मर्दों का नहीं। क्योंकि इस दौरान ये जो कंडीशन थी, इस दौरान असहयोग आंदोलन की रूपरेखा चली थी, इसमें प्रस्ताव स्वीकार किया गया था असहयोग आंदोलन का। विजय राघवाचारी नाम के व्यक्ति थे, वो अध्यक्ष थे इस समय, राघवाचारी कांग्रेस के। तो 2 अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के, एक बार 2 अधिवेशन एक साल में, दो बार, एक ही बार 1920 में। पहले कलकत्ता लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उसमें पेश किया गया, लेकिन स्वीकार कर दिया गया, सियारदास ने इसका विरोध किया। और दोबारा जो हुआ था वो हुआ था नागपुर में, जिसमें से स्वीकृति दी गई थी असहयोग आंदोलन को। तो गांधी जी उधर भी थे। चले आगे, थोड़ी आवाज बढ़ाना चाहिए, आवाज बढ़ानी थोड़ी, इतना सा भी तो। ये
ये लोग कंट्रोल हो रहे हैं ट्रांसफर रूम में भी तो चले आगे। देखो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट बात आती है, अब अपन पत्रिजी के घूमेंगे थोड़ी देर कि क्या क्या हुआ था, क्या कंडीशन बनी। पत्रिजी जब मुंबई में थे, वर्धा में थे, गांधी जी से मुलाकात चल रही थी, तो गांधी जी ने उनसे सलाह दी आप एक संस्था बनाइए, ऐसी संस्था जो आंदोलन को और ज्यादा आगे तक ले जा सके। तो ऐसी संस्था बनाएगी जिस संस्था को नाम देते हैं राजस्थान सेवा संघ। तो एक संस्था बनेगी। फिर गांधी जी ने उनको कहा कि आप काम कीजिए, अपना खुद का अखबार चलाइए और खुद के अखबार में अपनी खबर छापिए कि क्या दूसरों पे कब तक डिपेंड रहेंगे। तो उन्होंने उसी संस्था को बनाया, उसी संस्था से अखबार चलाया राजस्थान केसरी। कौन सा चलाया? तुम्हारी कंडीशन सारी सारी दूसरे जुड़ी हुई है। पत्रिजी बहुत टाइम तक वर्धा में रहे, मुंबई और वर्धा में रहे, गांधी जी के गाइडेंस से काम करते रहे। अब हम बात करते हैं ये अपन क्या सबका बना लो चलो। हाँ ऊपर कोई पंखा नहीं है आपका, कुर्सी पे बैठना है ऊपर। देखो यहाँ देखो, ये मैंने लिया है पत्रिजी, इनको तो लिखना ही पड़ेगा, इनका काम है जो है ये पत्रिजी है। अब देखो पत्रिजी किससे मिले गए थे? अरे कौन थे? क्यों? किसान आंदोलन। क्यों मिले गए किसान आंदोलन? क्या पहुंचाने के लिए? इधर वाले बीपीएल वाले, आप बताओ। हाँ बिल्कुल निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे। अच्छा मैंने आपको बताया था वो पीछे घुस रहे, इधर से निकल जाते तो कोई काम ही नहीं है। इधर से दरवाजे के ऊपर। अब देखो तो गांधी जी के पास गए, गांधी जी के पास जाने का एक उद्देश्य था कि गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो आंदोलन को सफलतापूर्वक सरकार को झुकाने की क्षमता रखते थे। चंपारण का एग्जांपल देख लो, खेड़ ब्रह्मा का देख लो, अहमदाबाद का देख लो, हर चीज की बातें बनाने के लिए एक व्यक्ति आगे था, कौन था? गांधी जी। अभी बात करें इसको लेकर तो बताया जाता है गांधी जी ने कहा आप एक काम कीजिए, आप एक संस्था बनाइए अपने लेवल पे। तो गांधी जी के कहने पर पत्रिका एक संस्था बना दी, राजस्थान सेवा संघ। बहुत आती है पेपर में राजस्थान सेवा संघ। अब राजस्थान सेवा संघ को लेकर क्वेश्चन क्या बनेंगे आपसे पूछा जाएगा, कब बनेगी? 1919 में। कब बनेगी भाई? अच्छा आपसे पूछा जाएगा कब बनेगी? वर्धा में। कब बनेगी भाई? वर्धा कहां है? महाराष्ट्र। सबसे बड़ी बात है संस्था जो है राजस्थान सेवा संघ है, तो काम भी कहां करेगी? काम भी कहां करेगी? तो वर्धा में बनेगी तो राजस्थान तो लाना पड़ेगा, तो राजस्थान में लाया गया 1920 में। और 1920 में इसका स्थानांतरण कर दिया कि ये कहां से काम करेगी। अब कई बार आता है कि राजस्थान सेवा संघ किसके द्वारा बनाई गई, मैंने आपको लिखा दिया विजय सिंह पथिक, पथिक ऑप्शन में नहीं है। अब गांधी जी देखो बताइए नहीं, पहले बता दिया आपने। तो देखो तो ये बताते हैं इसके सहयोगी यानी संस्था की स्थापना अगर पत्रिका ऑप्शन में नहीं आते हैं तो इसके सहयोगी थे राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकल, हरिभाई किंकल। ये दो व्यक्ति थे जो इनके सहयोगी थे। अगर राजस्थान सेवा संघ का पूछे संस्था पत्रिका ऑप्शन में नहीं तो मेरे पास दो ऑप्शन और कौन से? इस संस्था के तहत बतासी एक समाचार पत्रिका पत्रिका राजस्थान केसरी, इन्होंने न्यूज़पेपर निकाला राजस्थान केसरी। अब पूछा जाता है जो सीएम चीजें 1919 1919 कहां से निकाला? वर्धा से, क्योंकि संस्था में काम कर रही थी। अच्छा मैं आपसे ये कहूं ये अखबार निकाला गया था किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक। लेकिन संस्था का नाम पूछे तो अब इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या आते हैं? एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं इसका संपादक कौन था और सह संपादक कौन था। क्वेश्चन आते हैं संपादक और सह संपादक नाम से, इनको बताते हैं तब जाके राइटर। अब की बात सह संपादक पूछा गया था। अब संपादक की बात करें तो पत्रिका तो संपादक को चलाने वाला नहीं, संपादक करता पथिक। लेकिन सह संपादक में बात करें तो राम नारायण चौधरी। सह संपादक में नाम आएगा राम नारायण चौधरी और एक नया नाम आएगा सागरमल गोपा। क्या नाम आएगा? अब सह संपादक को कितने हो गए? दो। कौन कौन? अच्छा काय के संपादक ये तो बताओ किसके? राजस्थान केसरी क्या है? कहां से चलाया है? कब चलाया? किस संस्था के द्वारा? किस व्यक्ति के द्वारा? अच्छा इसके संपादक कितने हैं? पहला कौन है? दूसरा पूछा जाता तो ये बताइए पैसे किसने दिए थे इस अखबार को चलाने के लिए? आर्थिक मदद किसने की? जमनालाल। अरे कौन ने करी? जमनालाल। अब अखबार भी हो गया, संस्था भी हो गई, अब गांधी जी ने पत्रिका से कहा अब जाइए राजस्थान, पूरी तैयारी हो गई। अब कहां जाइए? आंदोलन तो राजस्थान में बिजोलिया, तो आप कहां जाइए? राजस्थान। आपके पास काम करने के लिए संस्था है, आप छापने के लिए समाचार पत्र है, अब जाइए आप राजस्थान। और तब पत्रिका गांधी जी के कहने पर राजस्थान आए, लेकिन बिजोलिया में क्या प्रतिबंध। अब मैंने आपको साफ साफ लिखा है कि राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण राजस्थान में कहां किया गया था? तो पत्रिका तो सत्य संस्था, तो पत्रिका को भेजना पड़ेगा, ये गाड़ी पूरी चलेगी। ड्राइवर तो चाहिए, तो ड्राइवर कहां जाएगा? अजमेर। तो पत्रिका कहां गए? अजमेर। तो बाद में पत्रिका ने आंदोलन का केंद्र बिजोलिया आंदोलन को गाइडेंस कहां से दिया? अजमेर। तो वहां से लौटने के बाद उन्होंने आंदोलन का केंद्र कहां से बनाया? अजमेर से। और अजमेर में रहते रहते न्यूज़पेपर और चला दिए, एक का नवीन राजस्थान और दूसरे का क्या नाम था? तरुण राजस्थान। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे ये कहूं विजय सिंह पत्रिका द्वारा चलाए गए कुल कितने समाचार पत्र हैं? कितने? कौन कौन से? तीन ऑप्शन में नहीं है। फिर पूछा पत्रिका द्वारा कौन सा अखबार चलाया गया? तीन ऑप्शन में, तो एक और ऊपर माल का डंका। कौन सा डंका? ऊपर माल का डंका। अब इनमें इतना लिया छापा की सरकार, मेवाड़ की सरकार को लग गया कि अब सॉल्यूशन जरूरी है और अंग्रेज अधिकारियों को समस्या का विस्तार लगा और अंग्रेज अधिकारियों ने एजी दास में राजस्थान का पैट्रिक मिस्टर होलैंड को था, होलैंड को भेजा गया, जाइए और किसानों ठिकाने करवाइए सरकार में मेवाड़ में समझौता, जिससे आंदोलन को किया जाए खत्म। और जिस आयोग को हमने नाम दिया था मिस्टर होलैंड आयोग। कौन सा आयोग आएगा? मिस्टर होलैंड आयोग। और मिस्टर होलैंड आयोग आया था फरवरी 1922 में। कब आया भाई? इसमें दो साइड से लोग आए, एक मतलब मिस्टर होलैंड स्वयं जी सरकार की तरफ से, एक इनका सचिव था मेवाड़ का आगल भी, एक था रेजिडेंट विल्किंसन। कितनी फोर्स आई देखो। विल्किंसन के बाद एक सहायक था हाकिम बिहारीमल और यहाँ का दीवान था प्रभास चंद्र चटर्जी। ये सरकार की तरफ से किसानों में समझौता करने आए, किसानों की तरफ से। और इधर से किसानों की तरफ से माणिक्यलाल, माणिक्यलाल, रामनारायण, रामनारायण चौधरी, एक है नारायण पटेल और एक है मोतीलाल। और इसमें समझौता किया गया कितने करते किसानों पर? उनमें से 35 कर माफ कर दिया। कितने माफ कर दिया? 84 में से 35 जाएंगे, 49 कर। शेष कितने लगे? किसानों ने लगा किसानों को ये देने में समर्थ थे, देने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन ठेकेदारों को समस्या थी। इतने साल कम कर इनका पूरा पूरा हो गया। किसानों ठिकाने दारों को 2-3 महीने बाद मान्य स्वीकार कर दिया, वापस से वही कर दिया, जिसका पत्रिका के नेतृत्व किसान फिर से बढ़िया आंदोलन में फिर से दोबारा से होगा। लेकिन इस बार प्रक्रिया चेंज हो गई और नए लोग आंदोलन से जुड़ गए। अब मैं आपसे पत्रिका गांधी जी से मिलेंगे, गांधी जी के कहने पर कौन सी संस्था बना दी? कब बनाई? कब बनाई? और स्थानांतरण कहां कर दिया गया? कब किया गया? सहयोगी कितने? कौन कौन से? बस दो ही। इसके बाद अखबार कौन सा चलाया? अखबार कौन सा? संपादक कौन है? सह संपादक कितने? पहला, दूसरा, आर्थिक मदद किसने की? इसके अलावा कितने न्यूज़पेपर और? पहला, दूसरा, तीसरा, कहां से? और वो कहां से? वो वर्धा से। वो कहां से? ठीक है बताना देखो। फिर एक होलैंड आयोग आया, कौन सा आयोग आया? कब आया? कितने का माफ करिए? कितने किए? पूरे कितने थे? माफ कितने? शेष कितने? मान्य से किसने मना कर दिया? फिर आंदोलन कौन करेंगे? जब से क्या कर रहे थे? जब से आंदोलन कर रहे थे। एक बार और सही आवाज उठाओ तो अपन बात करेंगे इसका। तो देखो इसका आगे क्या चलेगा, इसका कोई इंतजाम नहीं हो सकता। देखो नेपाली भाषा में था, नेपाल में निकाला गया था बिजोलिया में। देखो क्या पढ़ने वाले हैं राजस्थान। चलिए पढ़िए। पत्रिका ने स्थापना की, पत्रिका ने स्थापना की राजस्थान सेवा संघ।
समय समय से क्या समझोगे आप? क्या समझोगे समय से? कब बनाया गया? कब सामने हुई? तो समझ जाओगे तो पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। अरे आप इंटेलिजेंट हो, नहीं तो हो जाओगे थोड़ी देर में। तो आपको पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। आपको उस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि आप एक शब्द से समझ जाओगे पूरी लाइन लिखने की, ग्रामर लिखने की जरूरत नहीं है। 1919 कहां से? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सबका सही जा रहा है। वर्धा महाराष्ट्र। सहयोगी कितने बताए थे? कौन कौन से? बहुत बढ़िया, अब उस चार होते जा रहे हैं। सारी सब्जेक्ट बनाए। उन्नीस सौ बीस में अजमेर में। तो अब ये संस्था कहां से काम करेगी? अजमेर से। चलाए गए समाचार पत्र। राजस्थान केसरी। क्लियर है। संपादक। संपादक पत्रिका उस पत्रिका को समझ जाओगे? शह संपादक कौन कौन बताया? बिल्कुल बिल्कुल। सागरमल गोपा। बताओ। महाराष्ट्र। आर्थिक सहायता। ये हो गया तरुण राजस्थान। ये हो गया नवीन राजस्थान। ये हो गया परमाल का। ये दोनों चलाए अजमेर से। और ये बिजोलिया से। कितने अखबार याद करें आपने बिजोलिया आंदोलन में? बस वो वाले और थे पहले वाले सुबह बताए थे जो, अब तो शाम हो गई। एक तो बताया था प्रताप, अभ्युदय, भारत मित्र, मराठा और राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान और परमाल का। आपके अनुसार कितने हो गए? 8 कितने हो गए? बहुत थे तो ठीक है। दो भूमि होती है, पीवल भूमि और बारानी भूमि। मेवाड़ में बिजोलिया में दो टाइप की भूमि होती है, पीवल और एक बारानी। पीवल होती है जो सिंचित क्षेत्र की भूमि होती है और बारानी होती है जो असिंचित होती है, कम सिंचित होती है। हमेशा नियम था पीवल भूमि पर टैक्स बेशक एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन बारानी पे नियम था टैक्स बढ़ा नहीं सकते आप। जो टैक्स है वो उतना ही लेंगे क्योंकि सिंचाई व्यवस्था ही नहीं है। तो आपकी फसल ज्यादा नहीं होगी तो सिंचाई आप टैक्स बढ़ा सकते हो, इसलिए बारानी पे कोई भी टैक्स बढ़ाने का नियम नहीं था। 1923 में अतिवृष्टि अनावृष्टि हुई, बारिश ज्यादा हुई और बारिश ज्यादा होने के बाद कारण फसल हो गई खराब। और फसल खराब होने पर हमारे जो किसान थे उन्होंने सामंत को पत्र लिखा या हाकिम को पत्र लिखा कि अच्छा आयोग गया सर अभी मिस्टर होलैंड आयोग, हाँ वो बात की बात है, होलैंड आयोग की बात की। तो ऐसे बताते हैं कि उन्होंने कहा कि भाई अतिवृष्टि हो गई तो आप इसको माफ कर दीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया सामंत ने बारानी भूमि पर टैक्स बढ़ा दिया। किसान के बेसिक पति के पास बारानी पे बढ़ा दिया, तुम कहां से लेंगे? पीवल पे नहीं दे पाए तो बारानी पे कहां से देंगे? हम नहीं दे सकते। तो बेसिक पति ने फिर से शिकायत की कि आप इसको नहीं बढ़ा सकते। सरकार ने फिर इसको दमन चक्र स्टार्ट कर दिया, जबरदस्ती वसूला जाएगा। तो जिसके कारण पति ने घोषणा कर दी वो नहीं मानेंगे तो हम भी टैक्स लेंगे। आज तक सारे किसान भूमि को त्याग दो, कोई खेती बाड़ी नहीं करेगा। 800 बीघा जमीन त्याग दी किसानों ने, 800 बीघा भूमि का त्याग कर दिया कि 800 बीघा भूमि हम त्याग करते हैं, खेती बाड़ी नहीं करेंगे। लेकिन बात यह है इसका फायदा सामंत ने उठाया और वो जमीन अन्य किसानों के नाम करवा दी। अब किसानों का क्या टारगेट था? पति का क्या टारगेट था? खेती बाड़ी करना छोड़ देंगे तो सामंत छूट जाएंगे, लेकिन सामंत ने क्या किया? जमीन लिखी होगी ना, तुम नहीं करोगे, अब ये पास उल्टा पड़ गया। अब किसानों को पछतावा होने लगा कि जमीन गई, अब तो कैसे भी करके सोल्यूशन हो जाता, जमीन वापस मिल जाती, कैसे भी करके हमें ले रही है। अब सारा का सारा आरोप किस पे चला गया? पति पे। बोला किया तो ठीक लिया था, लेकिन उल्टा कई बार किस्मत साथ नहीं देती। हम जो सोचे वही हुआ, सब सही नहीं, हमेशा बहुत ज्यादा होता है, सोचो उसके खिलाफ जरूर होता है ज्यादातर। लेकिन आपके अकॉर्डिंग बहुत कम चांस रहते हैं, 2% चांस रहते हैं सही हो। तो आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा, आप तो पता नहीं क्या क्या ले लो, क्या क्या कर लो, लेकिन होता तो नहीं आपके अकॉर्डिंग। अब अगर आपके अकॉर्डिंग होता तो बिना पढ़े सब कुछ मिल जाए, आप ये सोच सकते, पढ़ना नहीं, कुछ आना नहीं पड़े, टीचर वहां पहुंच जाए, पूरी कोचिंग बिल्डिंग वहां पहुंच जाएगा के पास, फिर वापस आ जाए पढ़ाई में। तो इस पूरी कंडीशन में सबसे बड़ी समस्या क्या बनती है कि दोषारोपण हो गया किसी पत्रिका पर, और सारे किसान रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में इकट्ठे हो गए और रामनारायण चौधरी ने सारा दोष किसके माथे पर दिया, और दोनों में हो गया मतभेद। और मतभेद होने के बाद पत्रिका कहते हैं मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तुम्हारे लिए ले रहा हूं, तुम्हारे लिए तेरी यात्रा शेयर कर रहा हूं, अगर तुम्हें कोई वैल्यू नहीं तो मुझे कोई आंदोलन से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसी दिन वो छोड़ के चले जाते हैं। और रामनारायण चौधरी भी पत्रिका के जाने के बाद हाथ हो जाते हैं, वो इंटरेस्ट कम दिखाते हैं, जिसके कारण मानिक लाल वर्मा पत्रिका जनरल बजाज को आइए, आपको गांधी जी का 5वां पत्र कहते हैं, आपकी जरूरत है, आप आइए और आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। तब विजय सिंह पत्रिका आए, जमनालाल बजाज आए, जमनालाल बजाज जयपुर टिकाने के अंतर्गत जयपुर, हां कोई हथियार गिरते हैं, यंत्र है ये तो, निर्जीव वस्तु कब मिल जाए, चलो कोई नहीं, ये बन गया सबका, चलेगा आगे, चलिए अब एक जांच आयोग बोल जाते हैं, मिस्टर होलैंड आयोग। समय फरवरी 1922। यंत्र बहुत गिर रहे हैं आज देखो। इसमें अगर हम बात करें समझौता हुआ या भाग लिया, तो सरकार की तरफ से कुछ लोग आए और किसानों की तरफ से, दोनों साइड में होगा समझौता। तो अगर इसकी हम बात करेंगे, मिस्टर होलैंड, होलैंड साहब तो जाएंगे, ये तो भेजे इसलिए सचिव आगलवी, सायर हाकिम, बिहारीमल, रेजिडेंट विल्किंसन। क्या हुआ? हो गया काम खत्म? अच्छा अच्छा, उधर से तो आने दो, मैं सोचा आप में से किसी में से आवाज आ रही थी, यंत्र लेके घूमते हो ना आप। रेजिडेंट विल्किंसन, दीवान प्रभास चंद्र चटर्जी, और किसानों की तरफ से मेरे साथ बनाते चलना इसको। अरे क्या हो रहा है, ध्वनि बता रही है आज। हाँ, जगह ज्यादा है, कम है तो कम है तो ध्वनि आएंगी, ध्वनि तो बड़ी जगह में आती है, टकराएंगे, गुरुत्वाकर्षण। माणिक्य लाल,
रामनारायण चौधरी, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देखो मालिक वर्मा, इस चीज में कोई जल्दबाजी नहीं, बस मसाला बाहर नहीं आ जाए, बस इतना ही मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, बस फिर नहीं पढ़ा पाऊंगा, कंट्रोल, इतना से कंट्रोल करना, उसी चीज को रोक के रखना, अंदर की चीज अंदर ही सही लगती है देखो। नारायण अभी समझ में आ रही धीरे धीरे। मोतीलाल कितने के माप होंगे इसमें, किनके, सरकार के, फिर किसानों के, अब तुम होशियार तो हो रहे हो मुझसे, लेकिन कितनी देर तक हो गई ये भी तो पता नहीं है। हाँ क्या बोल रहे हो, बस खूब है तो इतना तो, आधे पौने घंटा में इंटेलिजेंट रहेंगे तो खूब है, आज तक नहीं रहते, पहली बार होता है तो इतना तो खूब है। 35 कर माफ कर दिए। हाँ अच्छा बताओ ये 35 प्रकार के क्या परमानेंट रहते माफ, मैंने बताया सामंतों ने मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, ठीक है। मानने से मना कर दिया। अब देखो जो भी बीच में आपको सुनाऊंगा केवल बताऊंगा, लिखेंगे नहीं कि रामनारायण चौधरी में किसमें मतभेद हो गया था, विजय सिंह पथिक में पथिक चले गए थे, जिसको माणिकलाल वर्मा ने किनको इनविटेशन दिया जनरल बजाज को, फिर तीसरा चरण सीधे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, एक लाइन लिखेंगे बस, उसके बाद अपनी पूरा फॉर्मेट सेट हो जाएगा। थोड़ा लंबा चलता है तो बाकी कोई आंदोलन नहीं है, बाकी सब में इतना टाइम लगता है। अब बताओ कितने आयोग पढ़ लिया आपने, बस 4, बस अब गिनने में कितने हो गए, ऊपर नीचे तो नहीं हो गए, 4, हामिद हुसैन आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य, आरटीआर हो जाएंगे ना चारों, भूलोगे थोड़ी अब, ठीक है। दूसरा विवाह महिला करेंगे तो कौन सा कर देंगे, और युद्ध के समय गनीम और खड़ी फसल पे कुत्ता नहीं, और कटी फसल पे अतिरिक्त कर का प्रावधान, लाभ बिना पैसे के काम, बेकार याद हो जाएगा तो, राजकुमार की शादी पे न्योत, किसानों की लड़की की शादी पे, ऐसी रियासत बताओ जिसमें कार्य करने में लगेगा, बस नीचे नोट लगा लो, एक लाइन लिखेंगे, पूरी प्रोसेस नहीं लिखूंगा कि अतिवृष्टि हुई, झगड़ा हुआ और सभी का त्याग पेपर में आती नहीं। नेक्स्ट नोट में एक लाइन लिखेंगे, रामनारायण चौधरी और जमनालाल, नहीं रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक के मध्य, ये तो गया, रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक के मध्य मतभेद हो गया, पथिक जी आंदोलन छोड़कर चले गए, पथिक जी आंदोलन छोड़कर चले गए, आंदोलन छोड़कर चले गए, और माणिकलाल वर्मा ने, और माणिकलाल वर्मा ने जमनालाल बजाज को आमंत्रित किया। अब प्रक्रिया चेंज लगेगी, नेतृत्व करता चेंज होंगे, पहले में 4 थे, सेकंड में अकेला था, अकेला था, और एक गाना गाया था, सेकंड चरण में गाना कौन सा गाया था, मान मान में बाड़ा राणा प्रजा पुकारे रे, रूस जार को पतो न लागे सुन राणा पतमाल रे, किसने गाया था, बिल्कुल बहुत बढ़िया, चलिए इसको बनाएंगे, नेतृत्व करता मेरे साथ बनाओ, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल, रामनारायण चौधरी थे लेकिन कुछ जिम्मेदारी दी गई थी उपाध्याय को, जमनालाल बजाज को गांधी जी की नीतियों पर चलने के कारण गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं, गांधी जी का 5वां पुत्र, और ये गांधी जी के साथ इतने आंदोलन में रहे, राजस्थान में भी रहे, तो गिरफ्तार बहुत होते थे, इन्हें कभी भी उठा ले जाते थे, फिर 2 दिन बाद छोड़ देते, फिर छोड़ने के 3 दिन बाद फिर ले जाते, फिर जेल में 3-4 दिन छोड़ देते, इन्होंने कहा चक्कर क्या ले जाते, फिर छोड़ देते, और वहां ले जाकर ड्रेस चेंज कर देते, कैजुअल ड्रेस पहना देते, फिर 2 दिन बाद रिहा करते, फिर उसे जमा कर लेते ड्रेस को, फिर उन्हें 3 दिन बाद फिर उठा लाते, फिर ड्रेस दे देते, उन्होंने कहा बार-बार क्या ड्रेस बनवा लेता हूं, बार-बार ले जाते हैं, बार-बार फिर छोड़ देते हैं, तो इन्होंने ड्रेस बनवा ली, उसने नीचे पीछे लगा दिया, कैदी नंबर 5, कैदी नंबर 4, क्या लिखा दिया, और उस दिन का नाम हो गया कैदी नंबर गुलाम नंबर 4, कि दिल्ली ले जाते तो ड्रेस बनवा लेता, वही लेना मुझे तो 4 या गुलाम नंबर 4, ये इनका नाम है। माणिक्यलाल वर्मा को अपना नाम देते मेवाड़ गांधी, उन्होंने इसी दौरान किताब लिखी, मेवाड़ की अवस्था, मेवाड़ की अवस्था, इन्होंने आंदोलन किया जिसमें जन जागृति के लिए पथिक द्वारा गीत गाया गया था पंचीड़ा, कौन सा गीत गाया गया, तो अपन बात करें किसानों में जन जागृति के लिए गीत गाया पंचीड़ा, तो अभी ध्यान में देशभक्ति गीत था पंचीड़ा गीत, मेवाड़ में जागरूकता के लिए, तो जब आवाज बहुत ज्यादा उठाई जा रही थी, बहुत ज्यादा विरोध किया जा रहा था, तो मेवाड़ के राणा ने कहा कि आप आ जाइए किसानों को इन्विटेशन दिया, उदयपुर आ जाइए शिकायत लेकर, तो माणिक्यलाल वर्मा कुछ किसानों को लेकर शिकायत लेकर पहुंचे, लेकिन जब शिकायत लेकर जा रहे थे तो बीच में रास्ते में जागीरदारों ने हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, और उन्हें पकड़कर ये कहते कुंभलगढ़ जेल में कैद कर दिया, लेकिन जब दबाव बना, सेकंड विश्व युद्ध चल रहा था 1941 में, तो सरकार को लगा अब बिजोलिया से समझौता करने की जरूरत है, तो 1941 में सरकार ने फैसला लिया किसानों से सॉल्यूशन करने का, और जैसे किसानों की कितनी बीघा जमीन चली थी 800, किसानों का भी था कैसे हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाए, हमारी जमीन वापस मिल जाए, तो किसान भी रेडी, इस तरह से सरकार भी रेडी, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है, समस्या दोनों का ही तरफ से बिना कोई मांग के बहुत स्पेशल मांग के समझौता कर लिया गया, दोनों ने एक दूसरे का राजी कर लिया, दोनों को जरूरत थी, तो कह सकते हैं माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में, माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में किसान शिकायत लेकर गए, जिनके साथ सामंतों ने मारपीट की, अरे यार एक बार गिरा ही लो सबको, ऊपर वाला चक्कर गिरूं मैं, ऊपर नहीं समझते, ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला चक्कर भूत प्रेत को बसाया, होता है क्या, कितने लोगों को कंफर्मेशन होता है, नहीं होता ना, होता है ना, नहीं होता, आप जाओगे जब भी यूपी में सीमा है, यूपी में आगरा तहसील में, आगरा जिले में एक जगह पर फतेहपुर सीकरी, एक दरगाह मखदूम साकी दरगाह, मखदूम साकी दरगाह में इलाज होता है ऐसे मरीजों का, आप जाओगे ना, रात को 150 मरीज रहते हैं, एक रात में 150 मरीजों का इलाज करते हैं, और एक पेड़ है और एक दरगाह जिसके ऊपर कोई साया होता है ना, सत्तियों का, काली सत्तियों का, तो व्यक्ति खुद ही काम करता है, और वो दौड़ता है, जो महिलाएं पुरुष कभी जीवन में कभी रनिंग नहीं की, वो स्पीड में दौड़ते 100 की स्पीड में, उस दरगाह के चक्कर
लगाने लगता है, 10 मिनट की सजा होती है उस जगह पे, और लास्ट में अंत होता है तो बिना पकड़े बिना किसी सारे पेड़ पे चढ़ जाता है पेड़ है, वहां उन लोगों को फांसी दी जाती है। किनको? उनको नहीं, अरे मर जाएंगे वो तो, जिन पे साया है, साया मतलब प्रकोप। तो अगर हम बात करें फिर वो जब उधर से उतरते हैं ना रिटर्न, तो थोड़ी देर बेहोश रहते हैं, और जब उन्हें होश आता है तो बिल्कुल रिप्रेस होते हैं, वो खत्म हो जाता है प्रकोप। वहां 150 मरीजों में 140 मरीज महिलाएं होती हैं और 10 मरीज होते हैं पुरुष। प्रकोप कम रहता है पुरुषों पर ऐसे का जादू टोना का शक्ति होगा, महिलाओं पे ज्यादा प्रकोप रहता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी काली शक्तियां हैं, जितने भूत प्रेत हैं, वो जेंट्स हैं सबके सब। पुरुष भूतों की संख्या ज्यादा है, अब पुरुष पर पुरुष क्या करे, प्रतिकर्षण होगा, इसलिए भूत पुरुष प्रजाति है तो वो पुरुष पे तो प्रकोप डाल के करेगा क्या, इसलिए सबसे ज्यादा इस चीज से जो प्रभावित है महिलाएं। फिर आप कहोगे 10% पुरुष है, उन पे महिला नहीं आती, उन पे वो ट्विन बनवा होते हैं ना। इनके बाकी में ऐसा कहां भूत बनने के बाद भी इन्हें सुविधाएं मिल जाए, तो इसलिए ट्विन बनवा होते हैं, वो इनको रखते हैं गिर के। और वो 140 जो महिलाएं, उनका इलाज आसानी से हो जाता है, लेकिन इनका इलाज नहीं होता, ये 2 महीने मरीज बन के रहते हैं, तो ट्विन बनने को खतरनाक तो जाती नहीं है, वो नहीं जाते। तो इसलिए आप इंतजाम करके रहे, क्योंकि मैं आपको इंसिडेंट बताऊं, हमारे गांव में एक पुरुष 45 साल का, उसके बच्चों की शादी तक हो गई थी, लेकिन उसकी मैडम की डेथ हो गई थी टाइम से पहले, बहुत जल्दी। तो उस व्यक्ति की ऐसे कैसे मैडम की जल्दी डेथ हो गई, तो परफ्यूम लगा के घूमता था दिन में भी रात में भी। क्यों? क्या रीजन है इस चीज का? ना मैडम आएगी नहीं, कहीं व्यवस्था बैठ जाए। परफ्यूम लगा के गांव में घूमता, कोई भी साइड से निकलता, उसकी परफ्यूम को देख के मोहित हो जाता। आए नहीं, तो वो व्यक्ति जबकि उसके घर में उसके 2 लड़के थे, दोनों शादीशुदा थे, उनके बच्चे हो गए, उसके पोते तक हो चुके थे, वो जाते वो करने की जरूरत ही नहीं है, सभी होते देखो। तो इस दौरान बताते परफ्यूम लगा के, सबसे बड़ी बात है वो दिन में घूमता चलो चल गया, रात को लगा के सोता था परफ्यूम। क्यों? क्योंकि हो सकता है दिन में नहीं बैठा, रात को बैठ जाएगी। तो इस कंडीशन में कई बार होता है कि चीजों के साइड इफेक्ट होते हैं ना, तो खतरनाक हो जाते हैं। इस चीज से मानव प्रजाति प्रभावित नहीं होती, परफ्यूम से भूत प्रेत भी प्रभावित होते हैं। कभी रात में, कभी भी, और देखो गांव में महिलाओं को दिन में दोपहर में परफ्यूम लगा के निकलने नहीं देते, इसलिए नहीं निकलने देते, वो परफ्यूम लगा के रात को सोया करता, दिन में चलो मान लिया, रात को भी फुल एक बोतल पूरी खाली करके सोता था, रात को बैठ जाए, अब चक्कर पड़ गया उसके पास, यानी इसका प्रभाव महिला पे तो नहीं हुआ, भूतों पर पड़ गया। रात को स्मेल आई, भूत 2 लंबे-लंबे आए रात को। हां, देखिए तो अभी भी जिंदा है वो, 2 लंबे-लंबे भूत आए, स्मेल लेते-लेते, कौन है ऐसा? तो इसके स्मेल को लेके आकर्षित होकर आए, उसको उठाया, पहले जगाया। हां, वो कहता है कि खुशबू बहुत आ रही है, वो कहता है पैसे खर्च हुए, खुशबू आएगी, परफ्यूम में ब्रांडेड है, चलिए आपका स्वागत है। तो कहां चलना है? अब आपको नहीं बोला, हम जा ले जा भाई। तो उसे 2 लोग उठा के ले गए और 2-3 किलोमीटर ऐसे हवा में घुमा के ले गए, घुमा के ले गए, उसे पता ही नहीं, उसका पैर नहीं टिकने दिए, बीच में गांव में नहर है, नहर पे पैर टिकने नहीं, ऊपर नहर पार कर दी। वो कहता है इतनी शक्ति कहां से आ गई, कौन है? उसने मना किया कि मुझे तो मेरे उसी चारपाई पे डाल के आ जाओ, मैं पड़ा हुआ था, नहीं अब तो सैर करा के लाएंगे, परफ्यूम का पूरा स्वाद लेंगे हम भी। घुमाया 2-3 किलोमीटर, अब जैसे दिन होने वाला था, 3-4 घंटे घुमाया, जैसे सुबह के 4 बजे लगा कि जनता जगने वाली है, तो उसे लेके घर के पीछे जुता हुआ खेत था, जुता हुआ खेत तो समझ लो, जुते हुए खेत दोनों मिलकर इतनी कुटाई की उसकी, परफ्यूम को भूल गया। और ये बताते दिन जैसे हुआ, अब लोग घरों से निकल जाते 6 बजे, निकल जाते घूमने के लिए, टहलने के लिए, वो जब उन्हें लगा कि दिन होने वाला है, तो ऐसे उल्टा जमीन में डाल के मिट्टी में मुंह को ऐसे करके और वो चले गए, इतना कुटाई की उसकी ढंग से। अब वो पड़ा हुआ था, सुबह आए लोग, अब कोई पड़ा हुआ दिखे सुबह-सुबह तो सख्त हो जाता है, कौन पड़ा हुआ है? गए जाके उल्टा था, पता नहीं चला कौन है, सीधा करके देखा तो वो है, परफ्यूम वाला है। तो उसे सीधा किया, सीधा करने के बाद उठा के ले गए बेहोश स्थिति में, उठा के लेकर आए, उठा के लेकर आते तो उसे घर लेकर आए, 1-2 घंटे से होश नहीं आया, 2-3 घंटे में होश आया। वो सारी बात से पूछा, "वहाँ क्यों पड़ा था?" घर के पीछे, या तो चारपाई दे के वहीं पड़ा रहता, खेत में क्यों पड़ा था? अरे मैं तो स्टोरी पूरा गाँव को स्टोरी सुनाई, रात को आए थे तो लंबे-लंबे, काले-काले बाल लंबे-लंबे थे, शक्ल नहीं दिखाई, ले गए थे, कोई 5 किलोमीटर 2-3 गाँव घुमा के लेकर आए, यहाँ मुझे लाके छोड़ दिया, छोड़ने के बाद छुड़ाई फिर कुटाई की ढंग से, दोनों जने मिलकर कुटाई की और यहाँ डाल के। तो उनका रीजन पूछा, मैंने उनसे पूछा, "क्यों पीट रहे हैं?" क्योंकि तू क्या लगा के सोता है? परफ्यूम, परफ्यूम लगा के सोता है। उस व्यक्ति के द्वारा उस दिन एक कसम खा ली, यही यूज़ नहीं करूँगा, कुछ भी कर लो। नहीं तो ये अब तक बिल्कुल, यानी मैं कह सकता हूँ 70 साल का हो चुका है, उसमें 45-50 साल का था वो, उस समय इसकी ये स्थिति परफ्यूम लगाना छोड़ दिया। तो कई बार हमारे साइड इफेक्ट हो ही जाते, अच्छी चीज़ों का साइड इफेक्ट हो ही जाते। तो उस दिन की कुटाई के बाद आज तक इसकी 2-3 चीज़ें तो ऐसी 2-3 हड्डियाँ ऐसी आज तक टेढ़ी हैं, किसी डॉक्टर पे वो सीधी नहीं हुई, ऐसी टेढ़ी पाड़ गई उनको, टेढ़ी करके कुटाई किया ढंग से, तो ये कंडीशन बनती है ऐसी। तो कई बार साइड इफेक्ट हो ही जाते हैं। आज देखो मार्केट में भाई शिकायत लेके गए, सामंत ने मारपीट किया, कौन से किले में कैद कर दिया? कमलगढ़। कमलगढ़ दुर्ग कहाँ है? अब कहाँ है? पहले कहाँ था? ठीक है, दुर्ग में कैद कर दिया, लेकिन अब सरकार पे दबाव आया तो समझौता हुआ 1941 में। किसान क्यों नहीं करना चाहते थे समझौता? 800 होने लगा था, जो आए वही सही, आप तो जाए कैसे भी, तो यहाँ अपने कह सकते हैं मेवाड़ का प्रधानमंत्री था विजय राघवाचारी, और उसमें यहाँ का वित्त मंत्री था राजस्व मंत्री मोहन सिंह, मोहन सिंह, और किसानों की तरफ से माणिकलाल वर्मा। इकतालीस में तो खत्म करवाना था आंदोलन। एक नाटक है रंगभूमि, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद का रंगभूमि, वो नाटक इसी आंदोलन पर आधारित है। जैसे पूछा जाता है रंगभूमि नाटक किस आंदोलन का उल्लेख करता है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन का। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट में लिखेंगे, पहले बना लो, लिखवा दिया क्या? विश्व का सबसे लंबा किसान आंदोलन 44 साल कब खत्म हुआ? 1941 में। तीसरे चरण में से कोई क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन बनता है तो केवल सेकंड चरण में से बनता है, इसलिए उतना बड़ा है। सेकंड चरण इतना विस्तृत है क्योंकि क्वेश्चन ही सेकंड चरण से आते हैं, उसमें खूब सारी चीजें, सेंट्रल लेवल के ले लो, स्टेट लेवल के ले लो, अखबार ले लो, जांच ले लो, अव्वल श्रेणी के, तो इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन हमारे कौन से चरण से आते हैं? सेकंड से। तो फोकस भी सबसे ज्यादा कहां किया है? सेकंड चरण पे। तो ये बिजोलिया हो जाता है। बिजोलिया के बाद अपने पास एक छोटा सा आंदोलन है जयसिंहपुरा, तो टाइम जितना बचा उसके अकॉर्डिंग अपन छोटा आंदोलन लेंगे। जयसिंहपुरा, जयसिंहपुरा में क्या एक लाइन है जिसके कारण में जयसिंहपुरा आंदोलन पढ़ना पड़ता है। अब मुझे बात इसमें कितने जांच आयोग पढ़े आपने? कौन कौन से? बिंदुलाल भट्टाचार्य, आरटीआर, मिस्टर ओलेन उपचार। अखबार कितने पढ़े? 8। पहला प्रताप, अभ्युदय, भारत मित्र, मराठा, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, उपरमाल का। कितने अधिवेशनों से संबंध बताया? 3। 1919 अमृतसर, 1920 नागपुर, 1921 याद रहेंगी। जनरल चीजें याद करने की। विजय सिंह पटेल का रियल नाम क्या था? विजय सिंह पटेल का जन्म कहां हुआ? उठावली गांव से यूपी में मृत्यु कहां हुई? बस ये जनरल चीजें, यही चीजें पेपर में आती हैं। संबंध बात ये है कि एक क्वेश्चन जो आपको नहीं लिखा है वो इससे संबंधित महिला है। तो इससे संबंधित महिला एक तो उदी मालिन, उदी मालिन, एक नलिनी बिल्ली। ये नोट लगा के लिख लो, 2 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। वो प्रजामंडल में पढ़ते हैं, प्रजामंडल में पढ़ेंगे। महिला प्रजामंडल की महिला लक्ष्मी देवी आचार्य सबसे ज्यादा है, बीकानेर की रमा देवी, किशोरी देवी, किशोरी देवी अपन पढ़ेंगे इसमें शेखावाटी में। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नारायणी देवी है। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित महिला
नलिनी भीलनी, नलिनी शुद्ध बोलना है, नलिनी भीलनी और उदी मालन, नलिनी भीलनी और उदी मालन, ये देखा, ये देखो उदी मालन हो गया सबका। एक छोटा आंदोलन लेंगे अपन, ज्यादा लंबा नहीं, एक लाइन के लिए पेपर में इसलिए उसे पढ़ना पड़ता है। तो एक आंदोलन जयसिंहपुरा, ये हो गया सबका। 1897 से 1941, कितने साल का कार्यकाल पड़ा है? ठीक है, अब देखिए आगे एक छोटा आंदोलन ले लेते हैं अपन, जयसिंहपुरा, जयसिंहपुरा किसान आंदोलन। जयसिंहपुरा गांव का नाम है, इस चीज को आप समझो, जयसिंहपुरा गांव है और जयसिंहपुरा गांव के लिए दो फैक्ट आते हैं, वो क्या देखो, जयसिंहपुरा ये गांव का नाम है भाई, जयसिंहपुरा। अब गांव किसी ना किसी ठिकाने के अंतर्गत आएगा, तो जयसिंहपुरा गांव एक ठिकाने में आता था डुंडलोद, डुंडलोद ठिकाने में आया करता था। और डुंडलोद जगह पहले मैंने आपको बताया, मैं आपको शेखावाटी किसान आंदोलन पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा शेखावाटी पूरा एरिया जयपुर रियासत में आता था, उसी रियासत में। तो डुंडलोद वर्तमान में सीकर में है और पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था। यानी अपन बात करें तो रियासत कौन सी हो जाएगी? जयपुर, जयपुर। इस डुंडलोद ठिकाने का कोई ना कोई ठिकानेदार भी होगा, और डुंडलोद ठिकाने का जो ठिकानेदार था भाई, वो ठिकानेदार था ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह। अब मैंने 3 पॉइंट बनाया आपके सामने, गांव कौन सा है, ठिकाना कौन सा है, रियासत कौन सी है और ठिकानेदार कौन है। ईश्वरी सिंह ने घोषणा की मैं तो टैक्स लूंगा, किसानों को वही टैक्स देने, अतिरिक्त टैक्स देने। किसान ने मना कर दिया कि हम देने में सक्षम नहीं है, हम नहीं दे सकते। अगर हमारी सीमा में अगर आप टैक्स लेते हो तो हम सारे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। जब ये कहा गया तो ये बताते हैं ईश्वरी सिंह ने कहा कि किसानों से जबरदस्ती टैक्स लीजिए और जो टैक्स नहीं देगा उसकी जमीन पर कब्जा कर लो, जमीन रख लो। तो किसानों की जमीन रख ली, जिन किसानों ने टैक्स नहीं दिया उनकी जमीन रख ली, बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद घोषणा कर दी जो जमीन हड़पी गई है उन पर किसान में बिना अनुमति के कोई खेती नहीं करेगा, कृषि नहीं करेगा। तो ये घोषणा ईश्वरी सिंह की, अगर किसी ने मेरे खिलाफ जाकर, मेरे आदेश के खिलाफ जाकर किसी भी किसान ने खेती बाड़ी की तो सरकार की अवहेलना मानी जाएगी, ईश्वरी सिंह के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा और कड़ी सजा का प्रावधान है उसके लिए। अब ये बताते हैं इससे डरते थे किसान ने जमीन छोड़ दी, कोई नहीं करने वाला। लेकिन किसान बहुत टाइम तक, 1 महीना गुजरा, 1.5 महीना गुजरा, लेकिन किसान को लग गया जमीन हमारी, खेत हमारे, सारी चीज हमारी, तो ईश्वरी सिंह की क्यों माने। अब ये की चीज है, अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो सोल्यूशन कभी नहीं होगा, इसलिए हम आवाज उठाएंगे और आवाज इस तक उठाएंगे ईश्वरी सिंह ने जो हमारी जमीन हड़पी है हम उन पर खेती करेंगे ईश्वरी सिंह के आदेश के खिलाफ जाकर। तो किसानों ने क्या किया, ईश्वरी सिंह के गया हुआ था बात ठिकाने से और उसका फायदा उठाकर किसानों ने जमीनों पर हल लेकर के हल जोताई स्टार्ट कर दी। किसानों ने हल जोतना स्टार्ट कर दिया अपने खेतों में। जबकि मैं आपसे कहूं कि इसने मना किया, तभी एक व्यक्ति ने इसको मैसेज कर दिया कि सब आइए, हल तो चल गया, फसल होना बाकी है, तो अब आइए, अगर आप नहीं आओगे तो आप आदेश का उल्लंघन किया गया, किसान और ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लेंगे। तो इस चीज पे ईश्वरी सिंह भोग लगा गया, गुस्से में आ गया और अपने कोई वफादार लोगों को लेकर दादा हथियार लेकर खेतों में पहुंच गया, दादा हथियार लेकर इसमें पहुंच गया खेतों में और दादा हथियार को लेकर अपने सहयोगी के साथ खेत जोतने किसानों पर आक्रमण कर दिया और बहुत सारे किसान दादा हथियारों से जख्मी कर दिए गए, हालत खराब, इतनी भीषण अत्याचार किया गया। ये जो घटना है ये हुई थी 21 जून 1934 को। इसलिए इस गांव में हुई तो ये किसान आंदोलन जयसिंहपुरा का है और 21 जून 1934 को दादा हथियारों से किसानों को घायल कर दिया। इस चीज की खबर मिली, एक हमारा नेता था हरलाल सिंह खर्रा जयपुर में, हरलाल सिंह खर्रा, और खर्रा को जब ये सूचना मिली तो खर्रा ने सूचना पहुंचा दी जयपुर सरकार तक, जयपुर राजा तक। ये सूचना जयपुर सरकार तक या जयपुर राजा तक इसके द्वारा पहुंचेगी कि सॉल्यूशन करो, ऐसे प्रजा दुखी होगी तो आप किसी लोगों का लगा भी खत्म हो जाएगा। राजा बहुत जिसकी प्रजा उससे खुश रहे, उससे संतुष्ट रहे, अगर आप राजा के पद पर रहना तो जनता की सुनिए। तो हरलाल सिंह खर्रा ने जब सूचना भेजी तो राजा ने कहा कि हम पहले जांच करवाएंगे। तो एक जांच आयोग भेजा, एफएस यंग आयोग, और एफएस यंग आयोग ने भेजा, इस एफएस यंग आयोग ने जांच में रिपोर्ट दी ये दोषी है। दोषी कौन है? किसी भी किसान आंदोलन में किसानों पर अत्याचार करने वाले ठिकानेदार को आज तक दोषी नहीं माना गया, ना बेंगू में, ना बूंदी में, ना नीमूचाना में, ना शेखावाटी में, कहीं भी किसानों के अपराधी को कोई भी दोषी नहीं मानता था, निर्दोष घोषित किया गया था जांच आयोग द्वारा। आपको मैं जब सारे आंदोलन पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये पहला किसान आंदोलन था जिसमें किसानों के अपराधी यानी सामंत को क्या ठहराया गया दोषी और सजा का घोषणा की गई। और यहाँ जयपुर सरकार ने इसको दी थी सजा। राजस्थान का एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन जिसमें किसानों के अपराधी यानी जागीरदार को सजा दी गई, वो एकमात्र किसान आंदोलन कौन सा है? या तो मरने का भी तथ्य नहीं है, जबकि आप बेंगू पढ़ोगे तो बेंगू में उपाधि के दो किसान मरे, आप बूंदी पढ़ोगे तो नानक बिलो देवलाल गुर्जर दो किसान मरे, फिर भी सजा नहीं दी, उन्हें तो निर्दोष घोषित कर दिया। नीमूचाना में 156 लोग मारे गए, फिर भी निर्दोष घोषित किया गया छाजू सिंह को। शेखावाटी में कुदरखंड में कैप्टन देव ने गोलियां चलाई और 4 किसान मारे गए, उसको भी निर्दोष घोषित किया गया। सारे के सारे जितने भी सामंत थे जिन्होंने गोलियां चलाई किसानों की हत्या की, सबको निर्दोष घोषित किया गया था सारे किसान आंदोलन में। लेकिन एकमात्र किसान आंदोलन जब किसानों का अपराधी माना गया सामंत को और माना ही नहीं गया, सजा भी दी गई। तो एकमात्र किसान आंदोलन जब किसानों के अपराधी को सजा दी गई वो कौन सा आंदोलन माना जाएगा? तो मैं ये कहूं जयसिंहपुरा क्या था, ये गांव किस ठिकाने में आता था, ठिकानेदार का नाम, इसने क्या कर ली, दादा हथियार से क्या कर दिया, आक्रमण। ये घटना कब की है, सूचना किसने पहुंचाई, किस राजा तक पहुंचाई, जांच आयोग कौन सा आया, दोषी किसको बताया और इसका साथ देने वाले सारे लोगों को सजा दी गई। तो एकमात्र किसान आंदोलन जिसमें किसानों के अपराधी को सजा मिली वो कौन सा किसान आंदोलन है? बस 2-3 लाइनें इसकी, बस इंपॉर्टेंट ये है। अगर इसको सजा नहीं देती तो शायद आपको पढ़ना ही नहीं पड़ता। देखिए मेरे साथ बनाते चलेंगे। ढूंढ लो ठिकाने के अंतर्गत आता था। यहाँ का ठिकानेदार कौन बताया था मैंने? ईश्वरी सिंह। और ये कौन सी रियासत में आता था? जयपुर। अंतर्गत आता था। जोत रहे किसानों पर। अच्छा जयपुर सरकार तक सूचना किसने पहुंचाई? हरलाल सिंह खर्रा। जांच आयोग आया था कौन सा? एफएस यंग आयोग। किसको दोषी बताया? ईश्वरी सिंह को। एक साथ आज विशेष अवसर है क्या? क्या है? कल की है वो तो आज ही बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं आज। अच्छा
ये है इंपोर्टेंट लाइन सबसे, जिसमें किसानों के अपराधी को सजा दी। अभी कौन सा किसान आंदोलन है किस नाम से जानते हैं? जयसिंहपुरा। और किस ठिकाने में आता था भैया? और रियासत कौन सी पड़ेगी? यहाँ का ठिकानेदार कौन था? ईश्वरी सिंह। कांड कब हुआ है? एक स्टेट को याद रखोगे कब हुआ था जयसिंहपुरा कांड? क्या घटना थी? जयसिंहपुरा में किसान क्या कर रहे थे? और 4,400 किसने आक्रमण कर दिया? जिसकी सूचना जयपुर सरकार तक किसने पहुंचाई? और जिसके कारण जांच आयोग कौन सा आया? एफएस यंग आयोग ने रिपोर्ट दी ईश्वरी सिंह क्या है? दोषी। तो एकमात्र किसान आंदोलन जिसमें किसानों के अपराधी को क्या दी गई? कौन सा किसान आंदोलन है? अरे कौन सा है? तो जांच आयोग किस नाम से जाना गया? एफएस यंग। कांड क्या कहलाया? जयसिंहपुरा। कांड कब हुआ? 21 जून 1934। ये 2 किसान आंदोलन कंप्लीट है, बाकी कल पढ़ेंगे ना, ये लिखो आप।